नमस्ते दोस्तों, सुखविंदर सिंह जी के साथ चल रही हमारी एपिसोड सीरीज़ का ये चौथा और आखिरी संस्करण है। आप लोगों ने इस सीरीज़ को इतना प्यार दिया है कि मैं आपका जितना धन्यवाद करूं उतना कम है। दोस्तों, सुखविंदर सिंह जी के साथ ये संवाद करने के पीछे मेरे दो मुख्य उद्देश्य थे। पहला, पंजाब में 1980 और 1990 के दशक में फैले आतंकवाद की सच्चाई को आप लोगों तक लेकर आना। दूसरा, उस लड़ाई को जीतने में अहम भूमिका निभाने वाले सुखविंदर सिंह जी की मदद करना। सुखविंदर सिंह जी की आर्थिक स्थिति कमज़ोर है और उनकी जान पर आज भी खतरा मंडरा रहा है। इसीलिए मैं चाह रहा था कि हमारे इस वीडियो के माध्यम से हम से कम उनकी इतनी मदद कर सके कि 1 साल तक उनको अपने परिवार के पालन पोषण की चिंता ना करनी पड़े और उनको एक उचित सुरक्षा भी प्रदान करवा सकें। लेकिन दोस्तों, हम इन दोनों फ्रंट्स पर अभी तक विफल रहे हैं। इसीलिए आज मैं आप लोगों से फाइनल अपील करना चाहता हूँ। पहला, आप इस वीडियो को उन लोगों तक पहुँचाएँ जो सुखविंदर सिंह जी की आर्थिक मदद करने के लिए सक्षम हैं। दूसरा, आप इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम सभी पर शेयर करने का कष्ट करें ताकि ये वीडियो उन लोगों तक पहुँचे जो सुखविंदर सिंह जी की उचित सुरक्षा प्रदान करवाने में मदद कर सकें। धन्यवाद। 3 ट्राइयाँ की मुझे मारने की, अच्छा, मगर भगवान ने साथ दिया, वो मुझे छू नहीं सके। अब इस पे आते हैं कि जो आपकी लाइफ पे जितने अटैक हुए या अटैक करने की कोशिश की गई, आपको मारने की कोशिश की गई, कि सबको पता चल गया था कि सुखविंदर ही काका दयाल सिंह है, जनरल दयाल सिंह है। तो फिर उसमें से कुछ बताइए, मतलब बहुत सारे तो नहीं बता सकते क्योंकि मेरे ख्याल से बहुत होंगे और जेल में भी है, बाहर भी है, देखिए, बट कुछ बता सकते। सबसे पहला अटैक तो जलंधर में ही हुआ। अर्बन स्टेट में कोठी थी मेरी। ये 91 या 92 की बात है। मैं दिल्ली आया हुआ था। मेरी कोठी जो है अर्बन स्टेट में 628 नंबर कोठी थी। मैंने अपनी कोठी के बाहर गेट पर एक लड़का था, बिट्टा बिट्टा, इंडियन लाइंस का था वो हमारा। उसकी ड्यूटी ये लगा रखी थी कि तो गेट पर रहना है। कोई सब्जी की रेडी निकलती है, कोई गाड़ी निकलती है, कोई लोग निकलते हैं, सिर्फ नोट करना है तूने। कोठी के आगे से कौन जा रहा है, कौन आ रहा है, कौन से नंबर गाड़ी गई, इधर को गई, इधर को, हर चीज़ नोट करनी है। तो बेटा नोट कर रहा था। मैं दिल्ली से वापस गया हूँ। जब वापस गया हूँ तो मैंने कहा निकाल बेटे डायरी निकाली। तो उसमें सारा सब नंबर एक जगह पर नंबर लिखा। उसने लिखा कि 2 सिख लड़के आए, उन्होंने पूछा कि 728 नंबर कोठी कहाँ है। वो डायरी में नोट कर रखा है। मेरी कोठी नंबर 628 है। उन्होंने 728 पूछी है। मैंने एक बार तो देख लिया भी नॉर्मल है, मैंने डायरी रख दी। रखते ही चौंक गया मैं, हैं 628 728। चलो मैं कहा निकाल गाड़ी। भाई कहाँ? मैं कहा 728 नंबर कोठी देख। अगर तो 728 नंबर कोठी होती तो फिर मैं वापस आया। अरे जब गया हूँ 700 के ऊपर नंबर ही नहीं है। अच्छा, और वो 728 पूछ रहे हैं। बस इतनी देर में घेरा पड़ रहा था बब्बर खालसा का। अच्छा, वो उनको पता था है नहीं यहाँ पर। उसी दिन मैं आया था। मैं आ रहा था तो रास्ते में ही फायरिंग शुरू हो गई। हमारे पास भी हथियार थे, गोली चलती रही। उस गोलीबारी में फिर एक तरफ होमगार्ड थी, उन्होंने भी फायरिंग शुरू कर दी। अब हम तो सिविल में थे, उधर टेररिस्ट, उधर होमगार्ड, और जो नाका था पुलिस का छोटा मोटा, उनकी भी फायरिंग, इधर हमारी। मरो कोई भी किसी को गोली नहीं लगी। मगर तब मुझे वो कोठी जो थी ना, ऐसे ही छोड़ के सारा लगी लगाई भागना पड़ा। फिर मैं वहाँ से होशियारपुर चला गया। फिर बिर्क साहब को तब बोला था, तो इन्होंने जो कोठी जो थी ना, सारा सामान CRP से पहुँचवाया था मुझे। बहुत हादसे हो चुके हैं। अब जलंधर में जैसे अटैक तो तब हुआ था। अब मैं जो मेरा पुराना मुकदमा था जो एजेंट वाला, उसको ख़त्म करने के लिए मैं यहाँ पहुँचा हूँ, तिहाड़ जेल पहुँच गया। ये 97 या 98 की बात होगी। तब इन्होंने ये जो दलजीत सिंह बिट्टू है, जिसकी वीडियो अभी आई है, वीडियो जो अभी पिछले साल की वीडियो है, और इसने किताब लिखी है एक, दलजीत सिंह बिट्टू ने। उस किताब का नाम है साखी खाड़कू संघर्ष की, यानी कि फाइटरों की जो साखी है, खाड़कू संघर्ष की, इसने किताब लिखी है। ये उसी की, आप मेरा नाम ले रहा है ना, ये दलजीत सिंह बिट्टू है जिसने प्रगट सिंह को मारने की जिम्मेवारी ली, जिसने ललित माकन को मारा, जिसने वो 5 करोड़ 70 लाख की बैंक डकैती की, 1000 से ज़्यादा मर्डर की जिम्मेवारी ले चुका है। अब ये, और एक जेल में बैठा ना जगतार सिंह हवारा, वो मुख्यमंत्री बेअंत सिंह का कातिल, वो एक दया सिंह लाहौरिया, ये सब ने टीमें लगा रखी हैं। कपूरथला, जलंधर, दिल्ली, ये मुझे कुत्तों की तरह सूंघते फिर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं आज भी। और क्या।
अब भी। अच्छा, ये 1997 में ये तिहाड़ जेल में था। हाँ जब आप भी तिहाड़ जेल में गए थे बिल्कुल। अपने पुराने केस के चक्कर में, हाँ तो ये आपसे मिलता था, आपसे बात करता था? नहीं नहीं, एक ही बार एक्चुअली क्या हो गया, इन्होंने 2 बार कोशिश की वहाँ गैंगस्टरों से। हाँ। एक राजू था देवनगर का, उसको इन्होंने सुपारी दी पहले, मगर वो मुझे मार नहीं पाया। फिर इन्होंने एक भीमा था, वो भी मुझे मार नहीं पाया, बच गया, मेरी किस्मत अच्छी थी। अब फिर ये खुद मेरे पास आया तिहाड़ जेल में। ये 3 नंबर में था, ये बदली करा के 1 नंबर में आया। तब इसने मुझे कहा कि भाई तू कैट बन गया। उदया सिंह लोहरिया भी ऐसे बोल रहा था कि तू कैट बन गया। मैं कहा तू हमारे सिंह शहीद कर दिए। मैं कहा मूर्खो, तुम्हें समझ नहीं आती, तू बोल क्या रहे, मुझे तो कह रहा कैट बन गया, हमारे सिंह शहीद कर दिए। भाई सिंह तो कहते हैं शेरों को, कैट कहते हैं बिल्ली को। बिल्ली शेर को कैसे मार सकती है? इफ़ आई एम कैट देन यू आर रैट। और वो और कड़प गए। अब मैं भी बोलने से डरता वरता नहीं हूँ, पता नहीं भगवान है ही ऐसा, वो परवाह ही नहीं करता किसी की भी। मैं बाद में सोचता हूँ भगवान क्यों मरवाना चाहता यार तू। मगर वो भगवान कहता तुम्हें बचा लिया ना, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं ना, चिंता मत कर। फिर तीसरी बार ये बिट्टू आया, फिर ये मेरे साथ 3 दिन तक रहा तिहाड़ जेल में, साथ की चक्की में। 3 दिन तक खालिस्तान के मुद्दे पर ही चर्चा होती रही। तो मैं तो जैसा पिछलों को समझाता था, इसको भी समझाया कि भाई ये खालिस्तान का संघर्ष ऐसे थोड़ी है। मगर ये इसने मुझे माना है मेरे पास, भाई ये गलती थी हमारी। क्या? ये जो हिंदुओं को मारना, ये गलती माना अपनी। इसने मानी? हाँ इसने मानी। बाद में इसने पंजाब में एक इंटरव्यू की है, उस इंटरव्यू में भी इसने माना, मगर इसी हिसाब से माना। मारे तो इसने खुद हैं, खुद ही सारा कुछ करवाया है। और इसने उसमें बोला है इंटरव्यू के अंदर, कह रहा हमारे ना निचले केडर जो है उन्होंने मारे, अपने ऊपर नहीं ली। फिर जो किताब लिखी है इसने साखी खाड़कू संघर्ष की, उसके अंदर पूरा चैप्टर है इंडियन लायंस का, पूरा का पूरा। और मेरी जो तिहाड़ जेल की मीटिंग है ना इसके साथ हुई, वो किताब के अंदर लिखी है इसने। मगर उसमें ये लिख रखा है झूठ बहुत बोलते हैं खालिस्तानी, झूठे बहुत है, 1 नंबर के गप्पी हैं बहुत ज़्यादा। अब मान लो जितनी बातें मैंने बोली है ना, कोई एक भी बात को झूठ नहीं साबित कर सकता। इनकी तो सारी बातें झूठे हैं, गप्पी। ये क्या सब लिखा है इसने किताब में? इसने किताब में यही लिखा कि भी वो तिहाड़ जेल में आ गया, उसको आते ही सिंहों ने पकड़ लिया, बहुत मारा उसको, बहुत मारा, वो रोया। फिर वो ऐसे मतलब ऐसा कोई लिखा। तो मैंने उनको जवाब दिया, मैं कहा यार अगर तुम लोगों ने मुझे मार पिटाई करके छोड़ दिया तो लाख दी लानत है तुम लोगों पर, करोड़ों रुपए का तुमने इनाम रखा हुआ हो और तुम मुझे मार के छोड़ दो ऐसे ही ना। मुझे तो किसी ने टच भी नहीं किया। फिर इससे बात हुई, ये एंड में ना अब मुझे ये कहने लगा कि देख हम तुम्हें छोड़ देंगे, तुझे जिस मुल्क में चाहेगा बाहर की कंट्री में तुझे वहाँ सेट कर देंगे, मगर तू देख हमारा संघर्ष है, हमारे बड़े सारे सिंह शहीद हुए हैं, तुम्हारी किस्मत बहुत तेज है कि तुम्हें मारने के चक्कर में हमारे सैकड़ों सिंह शहीद हो गए, कि तुम्हें ढूंढते जाते थे मगर वो पुलिस पकड़े जाते थे, वो मारे जाते थे। तुम्हारे चक्कर में सैकड़ों हमारे ऐसा ही मर गए। तो ऐसा इससे रिलेटेड भी एक क्वेश्चन मैं पूछूंगा, बट ये खत्म कीजिए आप। ये जो था इसने फिर ये जब बात कही ना, फिर मुझे एंड में इसने कहा कि देखो हम तुम्हें तुम्हारी जान बख्श देंगे, तो तुम ये स्टेटमेंट दे दो मीडिया के अंदर कि भाई ये जितने तुझे कस्टडी में रखा हुआ था पुलिस ने, और जितने जो मर्डर हो रहे थे ये सुरेश अरोड़ा और SS विर्क और KPS गिल ये सब करवा रहे थे और तेरा नाम ले रहे थे, तेरी जान बख्शी हो जाएगी, तुझे सब कुछ मिलेगा। अब 2 बार तो मेरे ऊपर अटैक होने से बचा था जेल में, दोनों बार, एक राजू था एक भीमा था। फिर मैंने सोचा कि मना कैसे करूं, फिर मैंने इनको बात को घुमाया कि अब जान भी तो बचानी थी ना। मैं कहा देख भाई मैं सोचूंगा इसके बारे में, मगर मैं जेल में अगर स्टेटमेंट दूंगा तो मुझे जेल से बाहर कौन जाने देगा। मैं बाहर जाऊंगा, सोच के जैसा करोगे मैं कर दूंगा, कोई बात नहीं, मुझे सोचने का टाइम दो। इसने फिर मुझे एक जसपाल सिंह ढिल्लों है चेयरमैन, उसकी भी अभी 2-4 दिन पहले इंटरव्यू शुरू हुई है, पुराना है ह्यूमन राइट्स का, ऐसे नकली सा चेयरमैन था वो भी। इसने उसका मुझे एड्रेस दिया बिट्टू ने, भाई ऐसा करो तुम इसके पास चले जाना, ये तुम्हारी प्रेस कॉन्फ्रेंस का सारा जुगाड़ कर देगा। अब मैं तो वहाँ जाना नहीं था ना, मैं गया। अब इसने 2 साल पहले किताब लिखी है, ये जो वीडियो है ये पिछले साल की है। और भी अभी पिछले साल 14 सितंबर को UK की टीवी पर बोला गया है मेरा नाम, भी इसने हमारे वो सिंह को मार दिया जी सुखविंदर ने, कपूरथले वाले ने गोलियां चलाकर। एक बात मैं बताना भूल गया, 2010 की बात,
एक आदमी फ्रांस से चला, अच्छा। फ्रांस से चला और अरदास करके चला कि दयाल सिंह को मारना है अच्छा। यहाँ। और क्या, वो 2010 में पकड़ा गया यहाँ अमृतसर के अंदर। उसके बाद मशीन गन पकड़ी गई, बड़ी वाली HMG, और 8 AK-47 पकड़ी गई, RDX पकड़ा गया। उनका टारगेट था कि एक दयाल सिंह को मारना, और दूसरा नूर महल में एक दिव्या ज्योति जागरण संस्थान है वहाँ पर, उसको ये पकड़े गए और इन्होंने पुलिस को बताया। मगर तब सुखबीर बादल जी थे यहाँ पर, होम मिनिस्टर। मतलब एक आदमी HMG लेके आ रहा है, 8 AK-47 लेके आ रहा है, RDX लेके आ रहा है, हाँ, और उसके 2 टारगेट हैं, जिसमें से पहला टारगेट आप हो, दयाल सिंह है, दूसरा नूर महल के अंदर ब्लास्ट करने हैं। तो फिर भी आपको सिक्योरिटी नहीं मिलती है? ना कुछ नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, खबर पता क्या दे रहे हैं अगले दिन हमें, तो हम तो पहले बता रहा हूँ, मुझे तो पहले, मैं आपको बताया ना, मेरे पास सेल थे, मेरा सेल मुझे खबर दे रहा था भी ऐसे हो रहा है। हम भी बता रहे हैं। वो जो कपूरथले में SSP जिसने मुझे 3 आदमी दिए, वो DSP था 2010 में नकोदर में, आज भी जिंदा है, वो बता देगा सारी बात कि हाँ ऐसे हुआ। ये सब पकड़े गए, मगर खबर में क्या बता रहे हैं भी वो सुखबीर बादल को मारने आए थे। बताओ यार, सुखबीर बादल का कोई लेना नहीं, कोई देना नहीं इसमें बचाया इसने। हाँ जी, वो आदमी आज तक फ्रांस वापस नहीं गया है। अच्छा। अभी भी पंजाब में ही है। अच्छा, बिल्कुल। तो उसकी जेल खत्म हो गई? वो सजा होगी इसको 10 साल की। अच्छा, 2010 की बात से है, 2020 में छूट गया। छूट गया फिर वो 5 साल से यही है, वो फिर ढूंढ रहे हैं। तो कपूरथला अभी में क्या पक्के कर आदमी रहा लगे है हुए हैं। वो है, मुझे पता है यहाँ पर है, वो क्या कर रहा है, मेरे पास तो खबर है कि सारी की सारी। अब ये देखो कि मेरे फादर की डेथ हो गई 2019 में, मैं दिल्ली में था, तो मैंने जाना था, मैं तैयार होके यहाँ से निकला हूँ, मुझे पहले खबर आ गई कि मत आना यहाँ पर, मेरे भाइयों की, मेरे दोस्तों की, कि भाई इधर मत आइयो, यहाँ तो लाइन लगी हुई है तुम्हारे इंतज़ार में। शमशान घाट में भी लोग हैं, घर के बाहर भी लोग हैं। अच्छा, जो बाहर के लोग थे? हाँ, बाहर, अब पता चल नहीं जाता मोहल्ले में आपके, हाँ, जहाँ कोई खड़ा हो बाहर के लोग, आपको नहीं पता चलेगा। बिल्कुल। हमारा तो मोहल्ला है, उन्होंने देख लिया कि ये तो बाहर के लोग हैं, और शमशान घाट के बाहर भी। तो मैं अपने फादर के संस्कार में भी नहीं जा सका, जहाँ जो मेरा फ़र्ज था मैं वो भी पूरा नहीं कर सका। चलो, ये तो भगवान की इच्छा, उसके हुक्म का चलता नहीं है। अच्छा, दलजीत बिट्टू ने आपको ये कहा कि तुम्हारे चक्कर में हमारे बहुत सारे लोग मर गए, तुमको मारने के चक्कर में। बिल्कुल ऐसे ही हुआ। तो ऐसा मतलब वो क्यों कह रहा था? कोई एग्जाम्पल इस तरीके का कि आपको मारने आए कोई लोग? अब देखिए, 1993 में, 93 में मैं दिल्ली में था। ये बिट्टू का ही, इनका जो ग्रुप था दूसरा, खालिस्तान लिबरेशन फोर्स, उनका एक उग्रवादी था बड़ा फेमस, रेशम सिंह थांडे। अच्छा। ये लोग थांडे और मतलब टोटल ये 6 बंदे ये दिल्ली पहुँचे, और एक ट्रैवल एजेंट था, वो भी कभी फेडरेशन में रहा था, मगर दिल्ली में मेरे एक और दोस्त के जरिए वो मेरे लिंक में आ गया, उसको पता चल गया, वो भी टेररिस्टों से मिल गया। अच्छा। हाँ, यानी कि 6 टेररिस्ट आए, 7वां वो डबल क्रॉस कर रहा था। हाँ, वो डबल क्रॉस कर गया। आपका भी जान पहचान का था और उनका भी जान पहचान का था। हम विश्वास कर रहे थे कि यार पहले था ये फेडरेशन में, अब तो हट गया है सारा कुछ। रेशम सिंह थांडे, नवरूप सिंह टोटियाँ, निर्मल सिंह निम्मा, 3 के नाम पता है, 3 के नाम नहीं पता है, भूल गए समझ लो। ये जी आ गए वहाँ पर, इन्होंने आकर उसी आदमी के जरिए, ट्रैवल एजेंट के जरिए, इन्होंने क्या ड्रामा रचा मेरे साथ। निर्मल सिंह निम्मे को, वो ट्रैवल एजेंट जो थे, उसके घर में मेरा आना जाना भी था। ये बड़े टेररिस्ट थे? ये 10-10 लाख के इनामी थे। आप सर्च मारो ना गूगल पे, रेशम सिंह थांडे, अच्छा, नवरूप सिंह टोटियाँ, ये 10-10 लाख का तो इनाम था इनके ऊपर। हजार मर्डर की तो जिम्मेवारियां ले रखी हैं बिट्टू ने और थांडे ने, सब ने, 1 नंबर के हैं सारे, ये बिग बॉस थे। 10 लाख मतलब 1992-93 हाँ, में? 93 में। अच्छा। ऐसे ही सबके ऊपर इनाम थे। ये लोग पहुंच गए दिल्ली। अब इन्होंने ड्रामा क्या किया, पहले भेजा निम्मे को, वो गुरमीत ने, वो जो ट्रैवल एजेंट था, उसने इसको बुलाया निम्मे को, भी आ जा। तो एक और ट्रैवल एजेंट था, दोनों ने निम्मे को मेरे सामने पेश किया और मुझे कहा कि भाई साहब ये टेररिस्ट है, KLF का, खालिस्तान लिबरेशन फोर्स का, और ये वांटेड है, मगर यह सरेंडर करना चाहता है। 93 की बात है ये। मैंने सोचा ठीक है, करना चाहता तो कर दो। उसने जी, मैंने उनके सामने ही पहाड़गंज STD से फ़ोन किया विर्क साहब को और बोला कि सर ये एक KLF का निर्मल सिंह निम्मा है, इसका रिकॉर्ड चेक करके बताइए।
उन्होंने कहा कि थोड़ी देर बाद फ़ोन कर लेना। मैंने कहा ये नंबर लिख लो, एसटीडी का नंबर था फाटकगंज का, आप यहीं बता दो, मैं यहीं बैठा हूँ। 10-15 मिनट में फ़ोन आ गया भी इसका नाम निर्मल सिंह जो निम्मा है, ये किसी किडनैपिंग में वांटेड है और इसके ऊपर इतना इनाम है, पता नहीं 40,000 बोला या 60,000 ऐसा, 50,000 ऐसा इनाम था उसके ऊपर। तो मैं उससे बातें कर रहा हूँ विर्क साहब को, तो मैं इसको कहा कि भी ठीक है, मैं निम्मे को आपके पास भेज रहा हूँ, तो इसका सिलेंडर मंजूर करो और इसको जेल भेजिए, जो भी आपने करना है इसको कर दो। तो जो निम्मा सामने बैठा है मेरे, वो मुझे इशारों में समझ कह रहा है कि अरे नहीं नहीं, मैं आपके बगैर नहीं जाऊँगा पंजाब। तो मैंने विर्क साहब को फिर बोल दिया, मैं कहा सर ये लड़का है ना, छोटी उम्र का था वो भी, और मेरा तो नाम ही दयाल है, मुझे तो दया तो झट से पहले, दया तो सबसे पहले होती है। तो मैंने वो सोचा, मैं कहा विर्क साहब को, मैं कहा सर ये डर रहा है अकेले आने से, मैं जिस दिन पंजाब आऊँगा मैं साथ ले आऊँगा, ये दिल्ली में है। विर्क साहब ने कहा कोई बात नहीं, जैसे मर्जी कर ले। अब जी मेरी बातचीत हो गई, थोड़ी देर बाद मैं घर चलने लगा, मैं कहा चलता हूँ। और वो जो ट्रैवल एजेंट दोनों बैठे हैं, मैं जब चलने लगा हूँ तो वो मुझे कह रहे हैं भाई साहब इसका क्या करना है। मैं कहा करना क्या है, अपने पास रखो तुम। तो ये जब वो अपना, जब जाऊँगा मैं पंजाब तो ले जाऊँगा इसको साथ, निपटा दिया। कह रहे भाई साहब उग्रवादी है ये, हमारे पास रखेंगे, अगर पुलिस ने पकड़ लिया तो हम भी लपेटे में आ जाएंगे। अब वो जो निम्मा है वो ड्रामा ऐसे करने शुरू हो गया, जैसे मायूस सा हो गया है जी। मुझे लगा यार, क्योंकि मैंने सब कुछ देखा है ज़िंदगी में, बच्चों को भी देखा है, आप खुद भी बच्चे रहे हैं, तो मुझे उस पर तरस जा आ गया कि यार एक ही तो मुकदमा है इसके ऊपर, है ना, एक ही मुकदमा था उसके ऊपर, मगर वो किडनैपिंग थी बड़ी वाली, उसमें वो सहयोगी था, इसके ऊपर वो रिवार्ड था। तो मुझे उसके ऊपर तरस आ गया। मैंने सोचा अच्छा चल, मैं उसको निम्मे को अपने घर ले गया। अच्छा, मुझे नहीं पता था कि ये मुझे ही मारने आए हैं। मैं उसको अपने घर ले गया। ऐसे ही हफ्ता बीता होगा, 10 दिन मैंने फिर दोबारा जब अपने, वो मेरे घर पे ही, मेरी वाइफ और बेटी मेरे साथ। अच्छा वो मेरे घर पे घुल मिल गया, मेरी वाइफ से भी, मेरी बेटी से भी। निम्मे की उम्र भी इतनी होगी, 93 में 22-23 साल का था, ज़्यादा बड़ा नहीं था वो भी। तो घर पे वो मेरे साथ रहा। 10 दिन बाद समझ लो, मुझे पक्का ध्यान नहीं है, हफ्ता या 10 दिन के बाद हम लोग दोबारा उस ट्रैवल एजेंट के घर गए, निम्मा मेरे साथ। मुझे ये था कि अगर मेरे साथ ये पकड़ा भी गया ना तो मुझे तो खतरा है ही नहीं कोई। मैंने तो विर्क साहब को बता दिया है कि ये मेरे साथ है। मैं दिल्ली पुलिस को भी कह सकता हूँ कि भाई हमने इसका सरेंडर करवाया है, मेरे साथ है। तो अफसरों से पूछते और ना कहना था डन, कोई चक्कर था ही नहीं। अब मुझे तो उस पर तरस आ गया था। अब मुझे थोड़ी पता था कि ये मुझे मारने आए हुए हैं, ये सारी टीम है इसके पीछे। अब जब उसके घर गए ना हम दोबारा, उसी ट्रैवल एजेंट के, पटेल नगर में, यहाँ फ्लैट था दिल्ली में ही, वहाँ देख रहा हूँ कि 2 आदमी क्लीन शेवन वहाँ बैठे हुए हैं। एक आदमी सरदार है, उसकी दाढ़ी बंधी हुई है, और वो मैंने कहा पाजी ये मेरे मामा जी है। मैं कहा तेरे मामा जी है, हमारे मामा जी है, सत श्री अकाल। बस वो निम्मा और वो जो सरदार दाढ़ी बंदी वाला था मामा जी, वो बालकोनी में खड़े बातें करते रहे, और वो जो 2 जो थे वो इधर बैठे रहे। और बालकोनी में क्या बातें हुई भगवान जाने, बस ऐसे बातें हुई। फिर वो दोनों बाहर मेरे पास आए और मैं अपना दोबारा निम्मे को लेकर चला गया। तो आपस ये में मतलब 5 हो गए थे वो, और एक छठा निम्मा था। यहाँ अभी मतलब जो अभी सामने 4 ही आए थे, एक मामा जी आए थे, वो 2 क्लीन शेव और एक निम्मा, टोटल 4 नजर आए ये। बस जी फिर मैं निम्मा मेरे साथ फिर घर वापस। अब उनकी भी प्लानिंग बनी थी उस हिसाब से, निम्मा फिर मेरे साथ घर। अब थोड़े दिन जी, हफ्ता 10 दिन समझ लो फिर बीत गया होगा। तो एक दिन निम्मा मुझे बोला पाजी मैं गुरुद्वारे जाना है बंगला साहब। मैं चला जाओ। वो बंगला साहब गुरुद्वारे चला गया, वो वापस ही नहीं आया। मैं देखा कहाँ चला गया यार, वो वापस आया ही नहीं। करते करते ऐसे ही हफ्ता 10 दिन निकल गए। वो जब नहीं आया 15 दिन भी निकल गए। वो जो ट्रैवल एजेंट था उसका मुझे फ़ोन आ रहा है सुबह, मुझे कह रहा है भाई अखबार पढ़ी है। मैं कहा अखबार क्या है अखबार में? मैं कहा हाँ पंजाब की खबर है, कोई टेररिस्ट मर गया है, ऐसे रेशम सिंह थांडे है और ऐसा कुछ मरा है। कह रहा है शक्ल देखो गौर से, ये मामा जी है। अच्छा। वो ਤੁਹਾਡੀ ਨੂੰ मैं कहा ओ ये क्या हुआ है मामा जी? बस जी मेरे तो सिट्टे पिट्टे गुम, मगर हम तो भगवान को मानने वाले हैं, फिर चल पड़े बोल बाल के। अब निम्मा तो गुम था, निम्मा आया ही नहीं। निम्मे का फ़ोन आया
15-20 दिन बाद उसी एसटीडी पर। तो उन्होंने मुझे मतलब कहा कि भाजी फ़ोन आया निम्मे का। तो मैं भी पता नहीं मुझे डर क्यों नहीं लगता, जब मुझे पता है कि वहाँ मौत आई है, उसी एसटीडी पर ही सारा कुछ है, मैं फिर भी नहीं परवाह की। मैं फिर वहाँ चला गया तो निम्मे से मेरी बात हुई। तो निम्मा कह रहा है कि पाजी आपसे मिलना है, मगर मिलने में डर भी लग रहा है। मैंने कहा क्यों, कोई और मामा जी भी है तुम्हारा? और मैं कहा डर मत, आ जा। वो आ गया जी। मैं कहा बता। फिर उसने सारी बात बताई। अच्छा। कह रहा कि हम लोग आए थे, जो प्रचार यही था कि ये बड़ा खूंखार है, ये सिंहों को बहुत मारता है, इसने कई सिंहों को शहीद कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। कह रही जो तो मैं आपके घर रहा हूँ, आपकी वाइफ, आपकी बेटी, आपका व्यवहार लोगों के प्रति, तो मैं तो हूँ ऐसा कि मेरी जेब में पैसे हैं, रास्ते में चलता हूँ, कोई भी गरीब मिल जाए, हमने तो देने होते हैं भगवान के नाम पे, क्योंकि भगवान बचाता है, उसके नाम से हमने दान करना होता है। उसने कहा कि मैं मतलब उन्हीं के जो सुना था, मगर आपके साथ रहकर देखा कि नहीं यार, ये तो बात ही गलत है। अगर ऐसी कुछ बात होती, मैं तो खुद उग्रवादी हूँ, मैं सुननी थोड़ी किसी की, मेरे साथ बीत रही है ना। अरे आप मुझे बच्चों की तरह रख रहे हो, भाइयों की तरह रख रहे हो, आपकी बेटी मामा ही करती है, और आपकी वो भाई बताने के बाद कि ये अपराधी है। बिल्कुल। और आप मुझे घर ले गए हो, और आपके मन में चोर होता तो आप सबसे पहले मुझे पुलिस को पकड़वाते, मगर आपने ऐसा कुछ सोचा ही नहीं। वो घर पे रखा हुआ है कि जब जाऊंगा पंजाब चला जाऊंगा। अगर ऐसी बात होती तो आपको तो जल्दी होती, आप तुरंत पुलिस को बुलाते कि ले जाओ इसको आकर। आपने कुछ किया ही नहीं, आप अपनी मस्ती में घूम रहे हो, मैं आपके साथ। अच्छा, हम स्कूटर पे घूमते थे ना, मैं स्कूटर चलाता था तो मैं अपना पिस्टल निम्मे को पकड़ा देता था 30 बोर का, कभी गिर विर ना जाए। कोई पैक वैक लगाया होता था, कई बार उसको पकड़ाता था, स्कूटर चलता रहता था, चेतक स्कूटर। तो वो अच्छा, जब उसने फिर बताई नहीं मेरे बात कि आपको मारने कि के लिए। जिस दिन हम गए थे वहाँ पर, जिस दिन पहले दिन मामा जी मिले हैं, तो मामा जी ने कहा उसने कि ठोक दें अभी इसको, ख़त्म करें अभी सिलसिला। तो मेरा पिस्टल जो था शायद उसके पास था, निम्मे का अभी याद नहीं, बाद में तो उसके पास रहा मुझे। तो निम्मे ने उसको क्या बोला कि देखो ये तो घड़े की मच्छी है, अब इसका घर भी देख लिया मैंने, कभी भी मार दो, कभी भी मार सकते हैं इसको। तो ऐसा करते हैं, इसको मारते नहीं हैं, इसको अगवा करते हैं। अगवा करके इसकी जैसे वो अभी तालिबान बनाते हैं वीडियो सबकी, एक बंदूक वाला इधर खड़ा करके इधर करके ऐसी वीडियो बनाते हैं, फिर इसके टुकड़े करेंगे और इससे डर बैठेगा, दहशत बैठेगी। और दयाल सिंह तो था ही नामी बंदा, करोड़ों में पड़ेगा इनाम है इसके ऊपर, इससे दहशत फैल जाएगी, फिर हमारे खिलाफ दुश्मन कोई नहीं खड़ा होगा। अब ये बन गई थी प्लानिंग। ये प्लानिंग बनाकर निम्मा आया था, और जब घर से निकला है तो सीधा गुरुद्वारे में जाकर अरदास की है उसने, बंगला साहब गुरुद्वारे, कि भगवान ना मैं इसको उनके बारे में बता सकता हूँ, ना उनको इसका एड्रेस बता सकता हूँ, तो इसलिए तेरे ऊपर छोड़ दी। उसने भी जाकर वाहेगुरु के आगे अरदास कर दी गुरुद्वारे में, और गुम हो गया, जो मैंने बताया। कह रहा उसके बाद क्या किया इन्होंने कि रेशम सिंह थांडे ने पटेल नगर के पास ही कोई पांडव नगर पड़ता होगा, वहाँ उन्होंने एक फ्लैट लिया किराए पर, और दो आदमी वो मोने थे, वो गए हैं वहाँ अमृतसर में। अमृतसर में उनकी एक कार खड़ी थी, और 2 आदमी थे मानसा में बैठे हुए, उनके पास हथियार रखे थे 47 वगैरह, जो भी टोटल हथियार वहाँ थे। मगर जब वो अमृतसर पहुँचे हैं 2 जने, उसको वहाँ एक मक्खन सिंह था, उसको मक्खन सिंह जल्लाद बोलते थे, बटाला एरिया का था, उसके भाई को मार दिया था इन्होंने, खालिस्तानियों ने, इन्हीं 2 लोगों ने ना अच्छा, किसी टेररिस्टों ने मार दिया था। हाँ। उसके बाद फिर वो जालम हो गया था। हाँ। उसके पुलिस वाला जो था, जैसे और पुलिस वालों को परेशान करते थे, उनके परिवारों तक को मार देते थे, उसके भी इसी मार दिया उसने, ना नौकरी छोड़ी ना उनका साथ दिया, उसके परिवार के लोगों को मार दिया था, मगर वो बच गया था। इसलिए वो जो भी उग्रवादी पकड़ता था तुरंत मार देता था। उसने अमृतसर में उसके दोनों काबू आ गए। वो एसपी बन चुका था, जब वो उसके घर परिवार को मारा था तब वो सब इंस्पेक्टर था मक्खन सिंह, अब वो एसपी बन चुका था। मगर एसपी होने के बावजूद भी वो आम लोगों की तरह घूमता ही रहता था, ढूंढता ही रहता था। उसको ये दोनों कहीं नज़र आ गए अमृतसर में, उनने दोनों को उठाया, और वो पहले मारता था, फिर ऊपर बताता था अफसरों को कि मैंने मार दिया। मैंने पकड़ा नहीं बताता था, मारने के बाद ही उसने एक को वहाँ अमृतसर में मार दिया,
दूसरे को बोला हाँ भाई और है कोई, तेरी जान छोड़ दूंगा। उसने कहा जी 2 मानसा में हैं। वो ले गया, दोनों मानसा में पकड़े गए। वहाँ फिर नवरूप सिंह टोटियाँ जिसके ऊपर 10 लाख का रिवार्ड था वो मिला मानसा में उनको। वो आया, वो एक वो था, अब 2 मिल गए मानसा में, दोनों मानसा वाले मानसा में उसने ठोक दिए। अब वो जो एक बचा था उसको बोला हाँ और है, कह रहा जी दिल्ली में। दिल्ली में मामा जी जब आए हैं रेशम धांडे, आपको मैंने दिखाई ना अपनी 2 साल पुरानी पोस्ट। ये कह रहे जी उसको पुलिस ने टार्चर किया, वो छेद कर दिया। कोई टार्चर वार्चर नहीं किया। जब यहाँ पुलिस पहुंची उसने साइनड खा ली। अच्छा, टार्चर से बचने के लिए अच्छा। साइनड खा ली। उसकी डेड बॉडी उठा के ले गई पुलिस। और वो जो अमृतसर का बचा हुआ था और ये मामा जी, इन दोनों को भी मार दिया। अच्छा, अब बच गया था निम्मा। अब निम्मा मेरे पास, छठा आदमी वो मेरे पास। अब देखो मैं फिर उसको अपने घर ले गया दूसरी बार। ये सारा कुछ होने के बाद फिर घर ले गया उसको अपने, भगवान पे छोड़ दी चल। जब वो सारे ही मर गए हैं। मतलब ये देखो कितना कुदरत का वो है बिल्कुल, कि कुदरत की खेल एक है। पुलिस वाले ने 5 लोग मार दिए जो आपको मारने के लिए आए थे, और आपका और उस पुलिस वाले का कोई कनेक्शन नहीं। ना मुझे इनके बारे में पता था कि ये मुझे मारने आए हैं, ना मुझे निम्मे का पता। निम्मा मेरे घर पर। अच्छा, अब जब निम्मा मेरे पास आ गया तो निम्मा सोच रहा है कि मुझे ये पुलिस के हवाले करेगा, और करना भी था। मगर एक दिन ऐसे घर में बैठे बात हुई निम्मे से। मैं कहा निम्मे यार तू एक बात बता, तू क्या सोचता था ज़िंदगी में, क्या बनना चाहता है, तू क्या करना चाहता है? तो निम्मा बोला पाजी मेरे ना दोस्त जो थे पुराने बचपन के, मेरे रिश्तेदार, वो जर्मन गए हुए, तो मैं सोचता था कि मैं भी जर्मन चला जाऊँ। मैं कहा अच्छा चल, मैं कहा तुझे जर्मनी भेज देता। और वो हैरान हो गया कि हैं मैं तो टेररिस्ट हूँ, ये मुझे जर्मन भेजने की बात कर रहा है। उसने कहा पाजी आपको पता है अफसरों को बता रखा है आपने, जर्मन कैसे चला जाऊँगा? मैं कहा चल मेरे साथ। उसको साथ लिया निम्मे को मैं। तब मेरा घर यहाँ गाजियाबाद में था, ये किराए पर ले रखा। तो उसके सामने ही मैंने विर्क साहब को फ़ोन किया निम्मे को, और बताया कि सर ये जो निम्मा है इसके साथी तो मर गए हैं, अब अगर हम इसको कस्टडी में ले गए जेल भेजेंगे तो फिर इसको उग्रवादी मिलेंगे, ये फिर उग्रवादी बन जाएगा, कहीं ना कहीं मारा जाएगा। अब छोटा सा तो मुकदमा है इसका एक, इनाम बनाम से इतना में क्या होता है, 50,000 रुपये क्या आए और गए, मगर इसकी ज़िंदगी का सवाल है। तो ऐसा है, इसकी इच्छा थी जर्मन जाने की, तो मैं सोच रहा हूँ इसको जर्मन भेज दूँ। वो कह रहा जैसे तुम्हारी मर्जी कर। विर्क साहब भी दिलदार आदमी हैं। तो बस निम्मा आज़ाद हो गया, वो तो भंगड़े डाले। फिर मैंने उन्हीं ट्रैवल एजेंटों को मैंने कहा बनाओ इसका पासपोर्ट बन गया, वीज़ा लग गया, मॉस्को का टिकट बन गई। 1 हफ्ते बाद की फ़्लाइट है निम्मे की। और मुझे निम्मा कह रहा है एक दिन पाजी मेरा दिल करता है मैं एक बार घर जाके आऊँ, अमृतसर के पास कोहाड़ा, पता नहीं ऐसा गांव का नाम था, पता नहीं सठियाड़ा के कोहाड़ा ऐसा कुछ था। कह रहा बस जाऊँगा 1 आध घंटा घर रहूँगा, मेरी बहन है, मेरा भाई है, मम्मी है, मैंने मिलना है। और मैं कहा तू पागल तो नहीं है? अरे वहाँ जाएगा पकड़ा जाएगा, छोड़ तू, रहने दे, बाहर चल अपना। दूसरे दिन फिर उसकी यही बात, भाजी मैं ऐसे जाना है, ऐसे आ जाना है। फिर मैंने समझाया, रोका, मगर तीसरे दिन फिर भी वो रुका नहीं। कह रहा भाजी बस मैं ऐसे जाऊंगा, रात को ऐसे बस पकड़ूंगा दिल्ली से, रात को पहुंचूंगा, वहाँ मेरा दोस्त है, वहाँ से साइकिल मिल जाएगी, 3-4 किलोमीटर दूर मेरा गांव है, साइकिल से जाऊंगा, साइकिल से आ जाऊंगा, बस पकड़ूंगा, कल परसों तक मैं यहाँ आ जाऊंगा। फिर पता नहीं कब मेल होंगे घर वालों से। नहीं माना। मैं कहा चल ध्यान से जाइयो, पर मेरी बात सुन ले, पहले उग्रवादी होते थे ज़्यादा, पुलिस होती थी कम, अब पुलिस है ज़्यादा, उग्रवादी हैं कम। एक अब टेररिस्ट जो बचे हुए हैं ना, एक के ऊपर 10-10 पुलिस वाले बैठ खड़े इंतजार में हैं उसके। मगर नहीं, उसकी भी टाइम आया हुआ था। देखो किस्मत, चला गया। फिर वो उसी मक्खन सिंह के हाथ आया निम्मा भी। वो अच्छा उसी ने मार बिल्कुल उसी ने मारा, मुझे नहीं पता लगा, मैं तो अपने घर पे ही था। मैंने देखा जब वो निम्मा आया ही नहीं, कई दिन तक नहीं आया, वो आया ही नहीं, खबर मिली ही नहीं, कुछ पता लगा ही नहीं। मेरे भी ध्यान में नहीं आया कि विर्क साहब को पूछूं, बस ऐसे ही रहा। फिर मैंने जैसे 2-3 हफ्ते देखा नहीं आया, तो फिर मैंने चिट्ठी डाली उसके घर पे, जो पासपोर्ट पर एड्रेस लिखा हुआ था उसका। चिट्ठी का जवाब आया उसके भाई की तरफ से कि वो जिस दिन आया था
घर के गेट से ही उसको उठा लिया था, या घर के अंदर घुसते ही उठा लिया था, और मक्खन सिंह ने उठाया था और उसको मार दिया। इस तरह ये लोग मारे गए। जेल में उन्होंने मुझे 1, 2, 3 ट्राइयाँ की मुझे मारने की, जलंधर जेल के अंदर। जैसे वो पहले तो मुझे उन्होंने बुलाया, कुछ लोग खड़े थे वहाँ पर, उनमें बब्बर खालसा के लोग भी खड़े थे और भी 2-4 खड़े थे। उन्होंने मुझे, मैं अकेला ही था, उन्होंने मुझे आवाज़ मारी। आवाज़ मार के पहले तो वो गर्म हुए थोड़ा सा, कुछ हाथ नहीं लगाया किसी ने, पता नहीं कोई भगवान ने कैसा मुझे बना रखा है, पता नहीं मेरे अंदर को क्या दिखता है, वो मुझे छुआ नहीं किसी ने। ऐसी बातें करने लगे तो मैं भी बस सीधा सीधा उनको कह दिया, मैं कहा एक बात सुन मेरी, अगर मैं तुम्हें अब गाली दूँ तो तू क्या मुझे हाथ डालेगा? अगर मैं तेरे किसी परिवार वाले को मारूंगा तो तू लड़ेगा नहीं? अरे उग्रवादियों ने मेरे परिवार को ऊपर हमला किया, मेरी सिस्टर पर, मेरे घर पर सारे हमले हुए, मेरे दोस्तों को मारा, अब मैं लड़ा तो फिर क्या गलत कर दिया? वो बात शांत हो गई, वहाँ तो शांत हो गई, मगर फिर उन्होंने दोबारा फिर अटैक करने के लिए कोशिश की। फिर उन्होंने वो गैंगस्टर हायर किए जेल से ही 1-2, अच्छा। मगर वो उस वहाँ से मैं बच गया उनके हाथ से, मगर पता लग गया कि अब मरूंगा इनके हाथों में, बचूंगा नहीं। और फिर मैंने वो जेल सुप्रीडेंट को बोला कि मुझे भैया अलग कर दो। फिर उन्होंने जलंधर जेल में फांसी कोठड़ी है, फांसी कोठड़ी में 10 चक्कियाँ, 10 सेल हैं, एक लास्ट वाले सेल में मुझे उन्होंने बंद कर दिया। मैं कहा भैया मेरा जो सेल है ना, इसका लॉक बाहर से लगा दो, खोलना नहीं इसको, बस सेल के अंदर ही लैट्रिन बाथरूम होता है। मैं अपना आराम से वहीं रहा। पर थोड़े दिन के बाद वो जो बताया आपको पहले मैंने कि सुपारी किलर और वो जो वहाँ गैंगस्टर थे, जलंधर के ही गैंगस्टर थे, वो भी उसी सेल के अंदर थे। 10 जो चक्कियाँ थी, 10 सेल थी वहाँ थे, और इधर जो टेररिस्ट थे बाहर दूसरी जगह पर, ये सब इकट्ठे हुए। 36 चक्की है वो थे, ये सब इकट्ठे हुए। इन्होंने प्लानिंग बनाई कि अब ये मौका है, बड़े सालों बाद आया है सामने, अब इसको ख़त्म करेंगे हर हालत में। बड़े मतलब वो बब्बर खालसा के भी लोग थे अंदर, पुराने लोग जो थे वो भी थे। अब प्रोग्राम बन गया, और वो यहाँ जो 10 सेल थे ना, इनमें भी जो जलंधर के ही मेन 5 आदमी मतलब नामी गैंगस्टर थे। अब उस किसी का नाम नहीं लूँगा मैं, अगर नाम लूँगा फिर वो गड़बड़ हो सकती है उनके लिए, ठीक है। हाँ। तो वो जो इधर का जो गैंगस्टर था, बड़ा नामी आदमी था चक्कियों के अंदर। तो उन्होंने सोचा कि अगर अब जाएंगे तो ये झगड़ा वगड़ा या लोग इकट्ठे हो जाएं। उन्होंने जो हेड था ना उन 10 सेलों के अंदर, उनको एक को बाहर बुलाया, जो मेन था उसको बाहर बुला के चक्कर के अंदर उसको कह रहे हैं कि आप लोग थोड़ी देर के लिए ना यहाँ से हिल जाओ, उधर चले जाओ कहीं, तो हमने इसको मारना है, कुछ भी हो मारना है। उन्होंने क्या प्लान बनाया था कि चाबी होती है हवलदार के पास, वो ज़्यादा लोग इकट्ठे हो रखे थे। वो उन्होंने ऐसा सोच लिया था कि चाबी छीनेंगे, खोलेंगे, जब तक वो अलार्म वारम होना तब तक तो हमने निपटा देना है इसको। मगर वो जो गैंगस्टर था जलंधर वाला, उसने कहा भी रुक जाओ, पहले मैं बात कर लूँ। उन्होंने कहा ये पुलिस का टॉट है जी, इसने हमारे इतने लोग मार दिए, इतने सिंह शहीद कर दिए, फलाना दिंगड़ा, ऐसे बोला उन्होंने। उन्होंने कहा भी, वो हिंदू लड़का था वो भी जो गैंगस्टर था, तो उसने कहा पहले मुझे बात करने दो, फिर मैं गलत होगा तो मैं ही मार दूंगा। बाजी वो मेरे पास आया तो मुझे उसका पता था कि ये कौन है लड़का। अच्छा। क्योंकि मैं जलंधर कपूरथला लोकल ही तो रहा हूँ, मुझे पता था वो नामी आदमी है और ये है कौन। तो आया तो उसने कहा कि भाई साहब ये आपसे बात करनी है, ताला खुलवा दो हवलदार को कह के। मैं कहा बुला लो, कोई बात नहीं। उन्होंने हवलदार नहीं, जो होता है दरबान के बाद की चाबी होती है, हाँ सेवा, उसको बुलाया, उन्होंने खुलवाया। फिर वो मेरे पास आके बैठ गया। तो उसने आपने फिर ऐसे कहानी बताई फिर जो मैंने आपने कहानी मुझे बता दी, बताई है। और क्या। हाँ। अरे वो तो मेरा मुरीद हो गया। फिर वो बाहर गया, बाहर जाकर उसने उसको गाली दे के बोला सबको, तुम्हारी ऐसी की तैसी, बड़े भाई हैं हमारे, हाथ मत लगा दिए इनको। फिर वो आया, अब मैं हवलदार को जैसे कह रहा हूँ ताला लगा दे, तो वो उसको कह रहा नहीं नहीं ताला नहीं लगाना, खुली रहेगी चक्की ये। मुझे कहा अरे हमारे होते आपको कोई हाथ लगा जाए बाजी। फिर मुझे किसी ने कुछ नहीं कहा। 2006 में मैं वहाँ से निकल आया। फिर नया पंगा खड़ा हो गया, क्योंकि उसकी कैप्टन की सरकार थी, यह मुकदमा भी ख़त्म हो गया हमारा पुराना, क्योंकि जज जो था उसको एसएसपी ने अपने बंदे भेजे, बोल दिया हो गया रफा हाँ, वो रफा दफा हो गया। अब जो बाबा जी जो थे ना, जो सबसे पहला लेफ्टिनेंट जनरल, हाँ, उसको जब वो इधर चल पड़ा था ना, फिर उसको पुलिस की जॉब दी गई थी।
उसने 17 साल पुलिस की नौकरी की है। ठीक। वो पुलिस के अंदर ही था, अब भी वो पुलिस में ही था। 2006 आ गया, वो पुलिस की नौकरी कर रहा था। ठीक। और एक और था सुखविंदर सिंह सुखी गार्ड बोलते थे उसको पकड़ा था वो जो राजकिशन बेदी जो DSP था, हाँ। उसका बेटा और उसके भाई के मर्डर में उसको पकड़ा था। अच्छा। सुखविंदर सिंह सुखी, उसने मारे थे वो, उसका बेटा और भाई, और भी कई मर्डर कर रखे थे। उसको पकड़ लिया था। जो राजकिशन बेदी था वो तब SSP लग गया था जलंधर में, खन्ने में। ठीक। और उसको पकड़ लिया था राजकिशन बेदी ने सुखी को, और सुखी को मारना था क्योंकि उसके भाई को और उसको और उसके बेटे को मार रखा था। उसने। हाँ, मगर वो सुखी ने जलंधर के अंदर भी एक मंदिर के पुजारी का मर्डर कर रखा था और 6 कामरेडों का मर्डर कर रखा था। ऐसे जलंधर भी मर्डर कर रखे थे। तो विर्क साहब ने उसको बोला कि इसको मारियो मत, अभी पहले हम इसको इंटेरोगेट करेंगे। तो सुखी को लेके आए थे वहाँ से इंटेरोगेट करने के लिए। मगर जब इंटेरोगेट के बाद इन्होंने क्या किया, विर्क साहब ने क्यों किया ये तो भगवान जानते, मगर किया क्या इन्होंने कि इनको पता था कि वो राजकिशन बेदी ने इसको मारना है। मगर इन्होंने क्या किया, जो सुखी था उसको ऐसे लेटा कर उसके ऊपर टमाटर सॉस डाल के उसकी फ़ोटो खींच ली और अनाउंसमेंट ये कर दी कि वो ऐसे भागने लगा था और उसको मार दिया हमने। राजकिशन बेदी को भी मतलब अंधेरे में रखा, उसने भी समझा मर गया है, मगर वो मरा नहीं था। क्योंकि अगर वो जिंदा रहता तो वो मार देता। वो उसको मारना था राजकिशन बेदी ने। वो तो ये अफसर बड़े थे, इन्होंने ले लिया। अब उसका ये ड्रामा रच दिया। अब 1991 में ये ड्रामा हुआ, तो अब 2006 आ गया था, 15 साल हो गए थे। अब इधर जो खेल देखो ना, अब मेरे यहाँ बैठने के पीछे भी भगवान की क्या लीला है। नहीं तो मैं तो यहाँ आने का मेरा मतलब नहीं था, मगर हालात कैसे बन गए। अब एक दिन क्या हुआ, वो जो बाबा जी हैं वो पुलिस के अंदर नौकरी कर रहे हैं अब भी, तब मतलब 2006 तक में। हाँ, वो नौकरी कर रहे हैं। और इधर जो सुक्की कैट है ये किसी यार दोस्त के झगड़े में पुलिस स्टेशन गया है और एक पुलिस वाले के साथ झगड़ा हो गया, एक इंस्पेक्टर के साथ झगड़ा हो गया। उस झगड़े में तू मैं हो गई उस इंस्पेक्टर के साथ। जो सुक्की कैट जो था, इसने बहुत सारे काम कर रखे थे विर्क साहब के साथ, पुलिस की मदद की थी, काफी खालिस्तानियों को मरवाने में, कईयों खालिस्तानियों को मारा पकड़ा, कई कुछ इसने किया हुआ था। इसको नई आईडी दे दी गई थी हरजीत सिंह काड़ों करके। अच्छा। नई आईडी, जैसे वो जो बाबा जी थे, बाबा जी की भी नई आईडी थी। हाँ। उस नाम से नहीं, उस नाम से तो वो फरार थे। बाबा जी अपने असली नाम से तो फरार थे, आज भी शायद फरार ही हैं उस नाम से। तो दूसरे नाम से आईडी देकर उसको पुलिस की नौकरी दे दी थी। अब जब ये सुक्की कैट का शोर हुआ इंस्पेक्टर के साथ, तो झगड़ा हो गया। तो सुक्की कैट ने, विर्क साहब DGP थे, सुक्की ने बोला भाई इसने मेरी बेइज्जती करी, हमारा झगड़ा होगा, इसकी बदली करो, जलंधर से बाहर बदली करो। विर्क साहब ने मतलब जल्दबाजी कह लो या किस्मत कह लो, उसको उठाया और सीधा फिरोजपुर उठा दिया। अच्छा। वो इंस्पेक्टर को। हाँ। अरे वो इंस्पेक्टर खुंदक में आ गया, वो खुंदक में आ गया। और उसको पता था कि ये कैट है, उसको पता था कि ये कैट है। यही तो बातें हुई। अरे तेरे जैसे कई कैट आई, कई कैट गए। अच्छा। मैं जानता हूँ तुझे, ऐसे हम तू मैं बहस होगी किसी और के कारण, कोई इससे दुश्मनी नहीं थी, बल्कि बहाना बन रहा था। तो बहाना बन गया, बड़ा कैट निकला वो। बस वो जी अपना वो इंस्पेक्टर की बदली होगी फिरोजपुर। वो इंस्पेक्टर का भाई था एडवोकेट, उसने अपने भाई को कहा भाई इसने मेरी बेइज्जती कर दी है। वो भाई का आगे एक दोस्त था टाइम्स ऑफ इंडिया में, हाँ। पत्रकार, उसने उसको कहा भी ऐसे ऐसे ये है कैट जलंधर में, ये मरा हुआ है कागजों के अंदर, मगर है जिंदा। वो टाइम्स ऑफ इंडिया में खबर लग गई। जब खबर लग गई तो शोर मच गया। हाँ। शोर मच गया, बहुत ज़्यादा बवाल हो गया, अकाली सड़कों पर आ गए। इनको तो चाहिए होता है बहाना कोई ना कोई। हाँ। इन्होंने शोर मचा दिया जी, सारा उग्रवाद जो था ये पुलिस ने अपना सारा किया है, इनके बाद लोग मरे हुए लोग तो है, जिंदा लोग हैं। हाँ। यही सारा आतंकवाद फैला रहे थे। बातें मतलब बहुत ज़्यादा बढ़ गई। जब बातें ज़्यादा बढ़ गई, उसके लिए फिर एक चंडीगढ़ में 2006 में ही कैप्टन अमरिंदर सिंह मुख्यमंत्री थे और KPS गिल रिटायर हो चुके थे। तो विर्क साहब ऑन द सिटिंग DGP थे। इन तीनों ने फिर इकट्ठे प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर इन्होंने ये बोला भाई हमारे पास 350 से भी ज़्यादा एक्स जो टेररिस्ट वो जिंदा हैं। तो कैप्टन साहब ने खुद कहा क्या अब हमको गोली मार दें, सारा उग्रवादी इन्होंने ख़त्म किया है और उनमें कईयों को पुलिस की जॉब है।
कईयों को पुलिस की जॉब है, आज भी होगी उसके अंदर, जहाँ रिटायर हो गए होंगे भाई, कईयों को रिहेबिलिटेट कर दिया, कईयों जैसे किसी को बाहर भेज दिया, किसी ने कारोबार कर लिया, जैसे जैसे जिसकी सेटिंग हुई भी सबको कर दिया सबका उन्होंने। मतलब हाँ, आइडेंटिटी चेंज करके ध्यान रखा सब कुछ गया, कर दिया, जिन्होंने बिल्कुल। भी मदद की। बिल्कुल, गवर्नमेंट ने मतलब ऐसा नहीं कि किसी का कोई नुकसान किया, जितने जिंदा रखे उनको रिहेबिलिटेट भी किया। तो अब ये मुद्दा बन गया। ऊपर से इलेक्शन आ गए, इलेक्शन आए तो सरकार जो थी वो बदल गई, सरकार आ गई अकालियों की। जैसे अकाली सरकार आई, और मगर कैप्टन ने उसी सरकार के दौरान, अपनी सरकार के दौरान, जो प्रकाश सिंह बादल और उसका बेटा सुखबीर, दोनों को इकट्ठे अंदर कर दिया था जेल में किसी मुकदमे में। अब इनको भी खुंदक थी। जैसे ही आए, अब पकड़ना तो इन्होंने कैप्टन को था, कैप्टन को तब पकड़ा जाता उसके खिलाफ कोई गवाही होती। गवाही के लिए उन्होंने पकड़ा डीजीपी को, विर्क साहब को। विर्क साहब के ऊपर इन्होंने जो यहाँ एक मुकदमा दर्ज कर दिया, वे 350 जो टेररिस्ट, एक्स टेररिस्ट, उनको ये पनाह दी है, उग्रवादियों को पनाह दे रही है। विर्क साहब के ऊपर ये मुकदमा हो गया, और साथ में एक और हो गया आय से ज़्यादा जायदाद बनानी। ये 2 मुकदमे विर्क साहब के ऊपर हो गए। विर्क साहब को गिरफ्तार कर लिया। और इधर वो जो अपना बाबा जी के घर भी छापे मारी, और क्योंकि इनके पास तो रिकॉर्ड थे सारे, सही बात, इधर मेरे घर भी छापे मारी। अच्छा, और क्या? तो आपके मारी, उनके मारी, तो सारे जो कैट थे सारे सबके तरफ हो गए जी वो। अच्छा। जो सबके तरफ हो गए, अब मैंने देखा अरे ये क्या कर दिया इन्होंने। फिर मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, 2007 की ये बात है। 2007 में मैंने चंडीगढ़ में पब्लिक में आ गए, आना ही पड़ना था। मैं फिर आया मीडिया में, मैंने बोला कि भाई ये तो खुद उग्रवादियों के समर्थक रहे हैं, ये बादल तो खुद उनके भोगों पे जाता रहा है, उनको शहीद बोलता था ये तो इन्होंने, चोरों ने कोतवाल अंदर कर दिया है। इस बात से और खुंदकबाजी हो गई, और मेरे पीछे पुलिस लग गई। अब सामने आने से पुलिस भी लग गई, ये उग्रवादी भी लग गए। ये दलजीत सिंह बिट्टू जो खुद 8 बंदे लेकर जलंधर में मुझे ढूंढ रहा था, मुझे पता जहाँ जहाँ ये गया है। 2007 के बाद, 2007 में, अच्छा। 2007-8 में समझ लो। तो बस, अच्छा, इसी दौरान और क्या हुआ, असल में तो मैं आपको बताऊँ ना, बहाना बनना है। भगवान ने बहाना बनाना था, मुझे उठाना था, कि चुप था इतने सालों से मैं। और इसी दौरान हरबंदर साहब में जो अजायब घर है, उसमें भिंडरा वाले की फ़ोटो लग गई। उस फोटो ने बवाल मचा दिया पंजाब के अंदर। हिंदू सड़कों पर आ गए भी, फ़ोटो उतारो, हम इसके पुतले जलाएंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। और एकदम से जैसे पंजाब का माहौल जो शांत था वो तो उबलने लगा। मुझे एक दिन सुबह फ़ोन आया किसी लड़के का, पाजी वो भिंडरा वाले की फ़ोटो लग गई वहाँ हरमंदर साहब में। मैं कहा लग गई तो लग गई, हमें क्या, उसमें यहाँ इतनी फ़ोटो लगी हुई हैं, इसकी भी लग गई। मुझे जब पंजाब का जो माहौल उबलने लगा ना, तब मेरा माथा ठनका कि चक्कर क्या है ये। फिर जो मेरे अपने सोर्स हैं, मैंने किसी से पता करवाया भी चक्कर क्या है, तो फिर पता लगा कि भाई साहब ये बड़ी तकड़ी प्लानिंग हुई है इसके पीछे, फ़ोटो लगाने के पीछे। उन्होंने यही प्लानिंग बनाई थी कि ये जो है फ़ोटो लगेगी और हिंदू इसका विरोध करेंगे और इसके पुतले जलाएंगे, इसके पोस्टर साड़ेंगे, बस उनको बहाना चाहिए गोली चलाने का। और पहले सारी तैयारी कर रखी है, लोग पहले ही आ चुके हैं, हथियार आ चुके हुए हैं सारे, बस वो है बहाना है। फिर मैं सोचा यार ये तो बड़ी गड़बड़ होगी। फिर मेरे से जो हो सकता था, अब बंदूक तो थी नहीं, कलम थी, कलम उठा के फिर मैंने हाई कोर्ट को कोई लेटर लिखा, मीडिया को भी लेटर लिखा, फिर मैंने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। और ये जो जिन्होंने ये शिवसेना वाले, बजरंग दल वाले, जिन्होंने ये कहा था कि हम इसके पुतले जलाएंगे, उनको भी अपील की कि भाई रुक जाओ, ये तुम लोगों को मारने की साजिश है ये सारी, ये काम मत करियो, कोई पुतला ना जलाइयो किसी का, यही तो प्लानिंग है उनकी। फिर मैं अरोड़ा साहब जो थे तब तक एडीजीपी इंटेलिजेंस बन चुके थे, फिर उनको भी मिला मैं, इनको मैंने बताई सारी बात कि भाई प्लानिंग उनकी ये है, इसलिए फ़ोटो लगी है, ऐसे नहीं फ़ोटो उठा के किसी ने हवा में लगा दी, ये पूरी की पूरी साजिश है इसको मारने की। तो ऐसा करो आप, इनको रोको, ये जो हिंदू बोल रहे हैं नेता, इनको कहो मत बोलो, हिंदू बोलेंगे आग में घी पड़ेगा और काम खराब होगा, कोई सिख बोलेगा तो कोई बात नहीं। तो अरोड़ा साहब बोले आप सिख कहाँ से लाएं? मैं कही एक तो मैं हुई ना, मैं तो बोलूँगा, अब बोलना ही पड़ेगा, अब शुरू तो हो ही गया था। फिर मैं बोला हूँ मीडिया में, प्रेस कॉन्फ्रेंस से की, मुझे शिवसेना वालों के फ़ोन आने शुरू हो गए, क्योंकि मुझे पुराने जानते थे,
भाई साहब आप हमें मत रोको, हमारा धर्म का मामला है, ये है वो है। मैं कहा सुन लो मेरी बात, धर्म वालों को नहीं मैं जानता हूँ, मैं देश को जानता हूँ, समाज को जानता हूँ। तुम्हारी वजह से अगर एक भी मर्डर हो गया, ये हिसाब लगा लियो, उग्रवादी तो बाद में आएंगे, मैं पहले आऊँगा। बस जी वो शांति हुई, मगर फिर मुझे फ़ोन अरे भाई साहब अब हमारी इज्जत का सवाल है, क्या करें हम इसके लिए। मैं कहा उसका भी रास्ता है, कोई बात नहीं, करता हूँ तुम्हारा इंतजाम। तुम 14 दिसंबर का पंजाब बंद था 2007 का ही। मैंने उनको बोला मौन जुलूस निकालो, उधर मौन जुलूस कराया, उधर एडीजीपी को कहा, मैं कहा पकड़ के अंदर करो सबको, क्योंकि 14 दिसंबर निकल जाए, टल जाए। वो टल गई 14 दिसंबर, वो बात आई गई होगी। मगर अब मेरे पीछे पूरे पड़ गए थे, मेरे कपूरथला में भी, जलंधर में भी मुझे ढूंढ रहे थे, क्या कहते हैं, कुत्तों की तरह मुझे सूंघ रहे थे, जहाँ जहाँ ठिकाने थे भी, कहाँ है कहाँ है कहाँ है। तो मिला नहीं। अब पहले तो मैं कुछ देर छुपता रहा, मुझे लगा कि अब ये बात छुपने से बात बनेगी नहीं, कुछ ना कुछ तो हल करना पड़ेगा। अच्छा उधर बादल ने पुलिस को भी कह दिया अरेस्ट हिम, और पुलिस भी ढूंढ रही है, पुलिस ढूंढ रही है, खालिस्तानी ढूंढ रहे हैं, दोनों ही, ये दोनों ही मेरे पीछे। और मैं अपने शहर में ही हूँ, मेरे शहर में मेरा मतलब ऐसा है कि मेरी कोई मुखबरी नहीं करता, कोई मेरा बताता नहीं मैं कहाँ हूँ। मैं या किसी दुकान में बैठूँ, किसी के घर जाऊँ, बहुत प्यार मोहब्बत है बचपन से ही, क्योंकि वहीं तो पला बड़ा हूँ। बस 2000 सोचा कि नई बात बनती ना, फिर 2008 में मैंने एक वकील किया। पहले तो वकील कोई ना खड़ा हो, फिर मैंने एक हरियाणा का लड़का वकील था, उसको ढूंढा, ठाकुर साहब। मैंने कहा लिख चल, फिर लिखवाया। फिर वो मुझे कहे भाई साहब ये आप लिखो मत, इंडियन लाइंस का, और आपने क्या किया ये को लिखते हो। मैं कहा देख भाई मैं नहीं लिखूंगा ना, अगले सामने से आके बोलेंगे, उसका कोई फ़ायदा नहीं। हमने जो किया है तो लिख दे, पहले ही लिख दे। फिर हमने सब कुछ लिख दिया हाई कोर्ट के अंदर, ये भी लिख दिया कि अगर लगता है कि हमने कोई गुनाह किया है अरेस्ट कर लो। तो ये पिटीशन दे दिया आपने? हाँ पिटीशन दे दी मैंने 2008 में। हाँ पूरी कहानी लिख पूरी कहानी जो ऐसे मैंने आपको सुनाई है, ये मैंने जो से कोर्ट के अंदर इंग्लिश में जो लिखते हैं वो शॉर्ट में मतलब पॉइंट बनाकर वो वकील ने लिख दी और डाल दी। पुलिस के भी डाल दिया कि पुलिस, आप पुलिस क्या करे, आप जब उसने नोटिस दिए, आपको पता वो आई है ना फोटो, आपको अखबार पढ़ी होगी कि सारे उच्च अधिकारी हाई कोर्ट में उसमें तलब कर लिया हाई कोर्ट ने। तो इन्होंने क्या किया, फिर ये पुलिस तो थी जलंधर की, कपूरथला की, इन्होंने वहाँ एफिडेविट दे दिए हाई कोर्ट के अंदर भी, नो केस पेंडिंग, नो इंक्वायरी पेंडिंग, मेरे ऊपर कोई मुकदमा नहीं है। चलो पुलिस से तो जान छूटी, अब रह गए ये खाली टेररिस्ट। तो आप क्या करते, 2009 में हाई कोर्ट ने मार्च में ऑर्डर कर दिए एसएसपी कपूरथला को, भाई इसने ये इसको टूल की तरह, जैसे क्या कहते हैं, इस्तेमाल हुआ है यहाँ, मतलब ये टूल बनाया, ऐसा कोई ऑर्डर का मुझे मतलब उनका मेन था, वर्डिंग आपको याद नहीं है, बट बेसिकली ये था कि आपने इतनी मदद की पुलिस की कि इस आतंकवाद को खत्म करने में, और आपको अभी भी आपकी जान पे खतरा है टेररिस्ट से, इसीलिए आपको सुरक्षा दी जाए। हाँ इसको भी और इसके परिवार को भी। अच्छा हाँ एसएसपी को ऑर्डर कर दिए, अब सुरक्षा मिली नहीं, सुरक्षा मिली नहीं, उल्टा टीएसपी मुझे कह रहा है देख सुखविंदर भाई तू अंडरग्राउंड ही चला जा, अगर तुझे 8-10 गनमैन दे भी देंगे ना तो वो भी मरेंगे तेरे साथ। अच्छा ये तू उग्रवादियों से ये तू बच नहीं सकता, तू अंडरग्राउंड चल। अब मैं अंडरग्राउंड कहाँ जाऊँ, अब मैं सामने आ चुका हूँ तो फिर आ चुका हूँ। अब करते करते इन्होंने जी एक हवलदार दे दिया मुझे, एक हवलदार से, एक हवलदार, तो इतने टेररिस्ट पीछे पड़े हुए एक हवलदार, वो भी उसके पास वो कार्बाइन 9mm की। अब मैं क्या करूं, अब 2009 में ऑर्डर हुए थे, पूरा साल इधर उधर कोशिश की। अब तो जो हीरालाल धीर थे पुराने वाले, उनको भी मैंने कहा, उन्होंने डीआईजी को मिले, खुद मिले वो, भाई उसको सुरक्षा दो। एसएसपी को भी मिले, मगर एसएसपी और वो कह रहे हैं कि देखो सुखबीर बादल होम मिनिस्टर है, सुरक्षा नहीं दी जा सकती, आप भी इस मामले में मत पड़ो। यानी कि मैंने कई तरह अप्रोच लगाने की कोशिश की लोगों को, ना किसी ने कोई नहीं सुनी। फिर मुझे दोबारा यहाँ से भागना ही था। फिर मैंने जो एक हवलदार था वो अपने घर में छोड़ दिया कपूरथला में। मैं कहा चल तू यहाँ, और कुछ नहीं है कि बड़ा घर में, और मैं यहाँ छोड़ छाड़ के सब मैं दिल्ली चला गया। दिल्ली जाकर फिर मैं इंतज़ार में था, क्योंकि पहले जो पंजाब में होता था ना कि गवर्नमेंट जो थी हमेशा ही बदलती रहती थी। हाँ ये मतलब तो शुरू से चला रहा था कि 2012 में बदल जाएगी, मैंने तब तक दिल्ली रहते हैं। तब तक दिल्ली रहता हूँ। तो 12 में तो फिर आ गए, 12 में जो फिर आ गए, जब ये 12 में फिर आ गए
तो अब मैं सोचूं क्या करूं। हाँ। पहले तो मैंने फिर मीडिया का सहारा लिया। जब मीडिया का सहारा लिया, सबसे पहले तो मैं आज तक वालों के पास गया, किसी दोस्त ने बुलाया, प्रतीक त्रिवेदी। प्रतीक त्रिवेदी ने पता क्या कहा, कह रहा कमाल हो गया, अरे भाई साहब हम आपके लिए लड़ेंगे, आपको तो Z+ सुरक्षा मिलनी चाहिए, अरे आपको तो अवार्ड मिलने चाहिए, आपने जो कुछ किया है सही बात हम है। जिम्मेवार हैं, हम चिंता मत करो, उन्होंने बोला। फिर उसने मुझे वहाँ लंच पे बुलाया इंडिया टुडे के ऑफिस में, प्रबल प्रताप सिंह को मिलाया और उन्होंने मेरे से वादा किया भाई, अच्छा हाँ सॉरी पहले ये बात पूरी कर लें भाई, उन्होंने कहा कि हम आपको Z+ सुरक्षा भी दिलवाएंगे, रिवार्ड भी दिलवाएंगे, पेंशन भी दिलवाएंगे और आपके ऊपर किताब भी लिखी जाएगी और फिल्में भी बनेंगी, सब कुछ उसने मेरे से कर दिया। अंधा का चाहे दो आंखें, हम तो खुश थे, ठीक है। मगर उन्होंने ये कहा कि ऐसा है भाई, पहले ना हमें स्टोरी को चलाने के लिए कुछ नीचे से उठाना पड़ेगा, आपने जो टेररिस्टों को सुधारा पहले, उनमें से कोई मिला सकते हैं? मैं कहा बिल्कुल मिला सकते हैं जी। वो बाबा जी जो थे, वो बाबा जी के पास में ले गया इनको। अच्छा, इस दौरान क्या हुआ था, वो बाबा जी story- के ऊपर भी मुकदमा, अच्छा, उनके ऊपर भी बाबा जी के ऊपर भी मुकदमा डाल दिया था बादल सरकार ने हाँ। कि इसने गलत नाम से नौकरी ली है, अच्छा, उसके भी वारंट निकाल दिए थे। अब उसको भी मैं हाई कोर्ट पहुंचा दिया था, बाबा जी को भी, और अपना एफिडेविट दिया था कि भाई इसको मैंने ही अरेस्ट करवाया था, ये गलत नहीं है। उसके बाद एफिडेविट दिया हुआ था, उसकी नौकरी चली गई। अब वो मतलब एफिडेविट देने से मेरे पुलिस उसके पीछे से हट गई और उसमें जो जलंधर में जो कोर्ट थी, उन्होंने भी मतलब उसको बेल दे दी, वो बेल पर हो गया। इधर से आज तक की टीम आ गई पंजाब। आपके ऊपर स्टोरी भी की थी, वो चली भी थी, हाँ पर फिर वो मतलब नहीं, वो स्टोरी चलनी तो बहुत बड़ी थी, हाँ। मगर हुआ क्या, वो पंजाब में आए, बाबा जी की पहले इंटरव्यू करी तो बाबा जी ने बोला कि हाँ इसने मुझे पकड़वाया, सारी स्टोरी बोली। फिर उन्होंने मेरे थोड़ी बहुत बाइट ली, मगर फिर वो चले गए, जैसे वो क्या वर्जन लेते हैं मीडिया वाले दूसरे का, और वर्जन देने के लिए पहले चले गए अरोड़ा साहब के पास। अरोड़ा साहब ADGP इंटेलिजेंस थे। विर्क साहब जो थे ये रिटायर हो चुके थे शायद, मैंने अब याद नहीं, रिटायर हो चुके थे शायद। तो अरोड़ा साहब को बोला कि भी ऐसे ऐसे वो दयाल सिंह हमारे पास पहुंचा है। तो अरोड़ा साहब ने कहा देखो मैं हूं जॉब पर और मैं अब वो रिटायर मीडिया हो पे गए। नहीं बोल सकता हूं। अब वो रिटायर हो गए, मीडिया में नहीं बोल सकता हूं मैं, मगर जो बातें उसकी सही हैं, जो कह रहा है वो बात सच्ची है। अच्छा, उससे पहले मैं खुद एक बार अरोड़ा साहब को कहा था कि सर आप लिख के क्यों नहीं देते गवर्नमेंट को, तब बादल सरकार थी। वो कह रहा सुखविंदर मैं लिखूंगा, किसी ने सुननी तो मेरी है नहीं, मेरी भी नौकरी इधर उधर हो जाएगी, मेरी भी कुर्सी है। मैं कहा अच्छा कोई बात नहीं, भगवान मालिक है, आप अपनी कुर्सी देखो। अब वो जब आज तक वाले पहुँचे उसने भी यही बोल दिया। फिर आज तक वाले भी गए यहाँ विर्क साहब के पास, तो विर्क साहब को प्रतीक ने सवाल किया। पहले तो विर्क साहब ने यही कहा कि देखो मैं दयाल सिंह के लिए कुछ नहीं बोलूँगा, मगर मैं बाबा जी के लिए बोलूँगा, जो लेफ्टिनेंट जनरल था, कि उसने पुलिस की जॉब की है और उसने अच्छा काम किया। वो बोला उन्होंने, आपके पास जो वीडियो है आज तक वाली, उसमें विर्क साहब बोल रहे हैं, उसी के बारे में बोल रहे हैं, मेरे बारे में बोला। तो प्रतीक त्रिवेदी ने सवाल उठाया विर्क साहब से, कह रहा जी आपने वो मीडिया में भी माना है कि आपने 350 जो कैड्स हैं उनका रिहेबिलिटेट किया, तो दयाल सिंह का क्यों नहीं किया? तो विर्क साहब आगे से बोले ही इज़ नॉट कैट, ही इज़ इंडिपेंडेंट मैन। उसका अपना मकसद था, इंडिपेंडेंट था वो आया, हम तो उसको नौकरी भी दे रहे थे, उसने कुछ नहीं लिया। वहाँ से ये निकले प्रतीक त्रिवेदी, पता नहीं जब मेरी किस्मत कह लो, ये यहाँ पहुँचने का बहाना लगा लो। वो प्रतीक त्रिवेदी चला गया सुखबीर बादल के पास, पर सुखबीर बादल होम मिनिस्टर था, तो उसी मुद्दे को मुद्दा बनाकर उसी मैटर को तो ये सरकार में आए थे। अब प्रतीक को वो क्या कह रहा है, ओ नो 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 इट इज़ वेरी सेंसिटिव मैटर, इसको नहीं चलाना। तो ये आप कैसे कह सकते हो कि भाई ये प्रतीक त्रिवेदी को उसने बोला, सुखबीर बादल बोला मुझे, किसने बताया आपको ये बात? क्या सुखबीर बादल ने बताया कि उसने ऐसा बोला, या प्रतीक त्रिवेदी ने बताया? किसी का नाम लूँगा तो उनकी जॉब के ऊपर आ जाएगी। अच्छा, अरे इंडिया टुडे ग्रुप में तो सारे मुझे सलूट करते थे, जो 2-4 बार गया हूँ, मेरा तो वहाँ नाम गूंजता था, दयाल सिंह आ गया, दयाल सिंह आ गया। मेरे ऊपर तो फिल्में बनने का प्रोग्राम बन रखा था, Z+ सुरक्षा का प्रोग्राम बन रखा था, बुक लिखने का था, मेरा वो खेल डब्बा बंद हो गया। वो प्रतीक त्रिवेदी की वजह से नहीं, सुखबीर बादल ने जो खबर वहाँ से मुझे मिली, उसने बड़े हाई लेवल पर ऊपर बोला आज तक के मालिकों को ही कि नहीं ये इट इज़ वेरी सेंसिटिव मैटर, ये नहीं चलाना। और नहीं चला, वो हमारी कहानी वहीं रुक गई, सारा मैटर दब गया।
अब फिर पहली मैं वाली तो भागने पहली वाली स्टोरी हुई थी, उसके बाद कोई स्टोरी नहीं आई। ना, उसके बाद कुछ भी नहीं। उसके बाद तो प्रतीक भी सारे कन्नी काट गए भी, नहीं ये ऐसा नहीं हो सकता। तो फिर आप सुप्रीम कोर्ट में क्यों नहीं गए? नहीं, फिर मैं गया ना। अच्छा। उसके बाद मैंने देखा मैं हारने वालों में तो हूँ नहीं। मैंने देखा भाई चलो आज तक वालों ने नहीं कुछ किया, आगे चलता हूँ। फिर मैं जाकर सुप्रीम कोर्ट चला गया, पिटीशन डाली सुप्रीम कोर्ट में। पहले सुप्रीम कोर्ट में भी कोई वकील नहीं खड़ा हुआ। करते कराते एक आध वकील मिला, वो अगर लंबी हो जाएगी बात, चलो जी उस वकील ने कहा मैं केस नहीं लड़ सकता हूँ, मगर आपके काम बड़े अच्छे, पिटीशन बनाता हूँ, आप खुद लड़ो। तो मैंने खुद अपना केस जो था, जब खड़ा हुआ हूँ सुप्रीम कोर्ट के अंदर, पहले ही दिन खड़ा हुआ हूँ तो चीफ जस्टिस थे BS चौहान। सॉरी, चीफ जस्टिस नहीं, जो 2 जस्टिस बैठे थे, जो बेंच बैठी थी 2 जस्टिस की, उसमें BS चौहान थे, एक तो उनके साथ और था। BS चौहान ने बस उसने बोला, सरकारी वकील ने, भी सर इसका तो वही एड्रेस ही नहीं है, ये रहता ही नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में सिक्योरिटी कैसे देंगे इस टाइप से? नहीं, सुप्रीम कोर्ट में जब कोई केस जाता है ना, तो वहाँ जो क्राइम ब्रांच वगैरह पहले जांच करते हैं कि कहाँ से है कहाँ से नहीं, फिर वो केस आगे चलता है सुप्रीम कोर्ट में। तो वो रिपोर्ट गई थी पुलिस की कि इसका जो एड्रेस है वो सही नहीं है, ये वहाँ रहता ही नहीं। तो जब बोला तो मैंने जज साहब को बोला, मैं कहा सर सही कह रहे हैं, मैं अपने एड्रेस पे नहीं हूँ इतने सालों से, मगर वजह क्या है, मैं क्यों नहीं हूँ। फिर मैंने जो पिटीशन थी, हाई कोर्ट के ऑर्डर थे, वो मैंने पढ़ के सुनाए। तो फिर जज साहब ने आगे से बोला, चौहान साहब ने, कह रहे भी सुखविंदर सिक्योरिटी तो तुम्हारी बनती है, मगर अब तुम्हें सिक्योरिटी दी कहाँ जाए। अगले दिन से सुप्रीम कोर्ट बंद थी 2 महीने के लिए, मगर 1 हफ्ते बाद की तारीख डाली जज साहब ने, और ये कहा कि 1 हफ्ते के अंदर अपना कहाँ सिक्योरिटी चाहिए वो एड्रेस दो। बस 1 हफ्ते फिर मैं निकला हूँ बाहर, अपने यार दोस्तों को मिलके हमने अपना फ्लैट का इंतज़ाम किया इधर लक्ष्मी नगर के पास। फिर दोबारा पहुँच गए सुप्रीम कोर्ट। जब पहुँचे हैं तो अब ये कानूनी कागज वकीलों का तो हमें इतना पता नहीं था, क्योंकि मेरा तो वकील कोई था ही नहीं, मैं आप ही अपना वकील था। तो सरकारी वकील ने फिर कोई नया डंगा डाल दिया, ये जी एफिडेविट नहीं है, हमें इसकी जांच करनी है, एड्रेस की पूरी इंक्वायरी होनी है, क्योंकि सिक्योरिटी जो वहाँ देनी है वह 1 हफ्ते की और तारीख, 1 हफ्ते की और तारीख, करते करते जी 1.5 महीना ऐसे निकल गया। छुट्टियाँ चल रही थी, पर आपकी चल रहा था केस? हाँ, हफ्ते हफ्ते में केस चल रहा था। 18 जून को 2013 18 जून को सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया, 2 जस्टिस जो थे, जो रंजन गोगोई जो बाद में चीफ जस्टिस बने, हाँ वही, उनका ऑर्डर है, वो मैंने आपको दिया भी हुआ है। उन्होंने लिखा कि जो कुछ भी जो गवर्नमेंट ने इसके बारे में लिखा है, इन्होंने क्या लिखा था भी इसको कोई खतरा नहीं है, अच्छा, कोई इसको थ्रेट नहीं है, मगर जो जस्टिस हैं वो ये फैसला दे रहे हैं कि जो कुछ ये गवर्नमेंट कह रही है, द सेड कम्युनिकेशन, all the bald communication, bald communication unsupported by the any material. On the other hand, we find that the petition is supported by the materials which clearly indicate the petition requires security. और उसके आगे फिर DCP विनय मार्ग VIP सिक्योरिटी को ऑर्डर कर दिए कि इसको सिक्योरिटी दो। बस सिक्योरिटी के नाम पर फिर वो पंजाब वाला हाल, 1 आदमी दे दिया इन्होंने सिपाही, दिल्ली पुलिस ने मुझे। अब एक सिपाही क्या करेगा जी अगले। अच्छा, वो ऑर्डर हो गया, 9 जुलाई की तारीख पड़ गई, 9 जुलाई को। अब उसी बीच में मीडिया में छप चुका था कि मैं इन पर्सन हूँ कोर्ट के अंदर। अब मैं कोर्ट में जा नहीं सकता था, फिर ऐसे ही मैंने वकील को पकड़ के भेजा, मगर उस दिन जज भी नए आ गए थे। उन्होंने कह दिया भाई सिक्योरिटी, वो सरकारी वकील ने बोला सिक्योरिटी दे दी, एफिडेविट दे दिया, जज ने लिख दिया सिक्योरिटी हैज़ बिन प्रोवाइडेड, केस डिस्पोज ऑफ। अब कोर्ट ने ये थोड़ी कहना था कि 10 आदमी दोगे या 5 आदमी दो, ये तो DCP विनय मार्ग जो DCP था उसकी ड्यूटी बनती थी कि वो नीचे किसी को कहता असेसमेंट करे, बिल्कुल, और उसके हिसाब से सिक्योरिटी दे। बिल्कुल, उसकी ड्यूटी बनती थी DCP की। वो नीचे किसी की ड्यूटी लगाता, चाहे इंस्पेक्टर की या किसी की, भाई ये एक ऑर्डर आया है इसकी जांच करो, भी इसको सिक्योरिटी चाहिए नहीं चाहिए, चाहिए तो कितनी चाहिए। मगर ना, कुछ भी नहीं, 1 आदमी दे दिया। फिर मैंने 3 आदमी दे दिए, ये 3 का मतलब 1 ही रहेगा। फिर मैंने एप्लीकेशनें शुरू की लिखनी, DCP को एप्लीकेशन, होम मिनिस्टर को एप्लीकेशन, सबको एप्लीकेशन देता रहा हूँ जी मैं। एप्लीकेशनें दे के फिर मैं थक गया। सुप्रीम कोर्ट के भी ऑर्डर, हाई कोर्ट के भी ऑर्डर, कोई सिक्योरिटी नहीं, ये सारे पॉलिटिकल रीज़न हैं।
पहले वो अकाली थे, इनको क्या है, हर कोई ये अपना है कि हमारी वोट ख़त्म होती है इसको सिक्योरिटी देने से, दयाल सिंह को सिक्योरिटी देंगे तो हम बदनाम होते हैं। कोई भी दयाल सिंह का नाम अपने साथ जोड़ना नहीं चाहता, डरते हैं। और मैं अपने बच्चों का साथ लेकर कभी कपूरथला, कभी जलंधर, कभी दिल्ली, कभी कहीं मैं तो छुप रहा हूँ इतने सालों से। अरे किस्मत ही है मेरी जो मैं अब तक बचा हुआ हूँ, नहीं तो क्रिमिनल तो हज़ारों छुप रहे हैं पुलिस से, मगर एक सिंगल पर्सन हूँ जो उग्रवादी से छुप रहा है और जिसको मारने के लिए रिवार्ड है। मेरे को सुनता ही नहीं है। डीजीपीओं की भी पता नहीं कहाँ मैंने प्रेसिडेंट तक की भी एप्लीकेशन है। अब मैं और क्या कर सकता था, एप्लीकेशन ही दे सकता हूँ ना। मगर इधर क्या हुआ, अब मैं करते करते 2007 से लेकर 2018 तक मीडिया वाले मेरी तो फेवर में लिख देते थे कि ये योद्धा है, ये जांबाज है, इसको मतलब सुरक्षा नहीं मिली, सब कुछ लिखते थे। मगर जो मैं भिंडरांवाले के बारे में और खालिस्तानी के बारे में लिखता था वो नहीं कोई लिखता था। फिर एक करते 2018 में मुझे रेडियो विरसा है न्यूजीलैंड में, उस पर बोलने का मौका मिल गया। मुझे जैसे मौका मिला, मैंने जैसे आपको बताया सब भिंडरांवाले के मैंने कपड़े उतार दिए रेडियो विरसा न्यूजीलैंड पर ऑन एयर, सब पर्दे खोल दिए इनके। ब्लू स्टार क्यों हुआ, ये गुरुद्वारों पर अटैक क्यों हुआ, पूरी मेरी बिल्कुल सारी कहानी मैंने वहाँ 6 प्रोग्राम हुए मेरे रेडियो पर। उसके बाद एक और रेडियो है चंद प्रदेशी, वो यूएसए से चलता है, उसके ऊपर भी 6 प्रोग्राम हुए। उसके बाद उग्रवादी फिर मेरे पीछे। अब पहले तो पता नहीं था, अब इनको पता लग गया भी वो कपूरथला में है। अब मैं तो भाग रहा था, कभी जलंधर, कभी कपूरथला, कभी कहीं। और 2018 में कपूरथला में इनको पता चल गया कि वो यहाँ पर है। क्यों पता नहीं कैसे पता चला, पता लग गया इनको। 2018 का हाफ हो गया होगा या 1 आध महीना ऊपर होगा। मगर कपूरथला में क्या हुआ कि जो एसएसपी लगा था वो मतलब हमारा जानकार था पुराना, वो जब सब इंस्पेक्टर था तब से वो जानकार था। अब जो सिक्योरिटी थी, जब जो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के हिसाब से मैं जहाँ भी जाऊँगा मुझे वो 3 आदमी मिल जाते हैं। आज भी अगर मैं कहूँ डीसीपी को मुझे वो 3 दे देंगे आदमी, 3 का मतलब 1 ही रहेगा मेरे पास। मगर मैं सोचता था क्यों मरवाऊँ, मैंने यहाँ तक भी लिख के भेजा, भाई इसको क्यों मरवाना चाहते हो मेरे साथ, यहाँ तो सिक्योरिटी ढंग से दो, नहीं तो इसको भी वापस लो। फिर ये 2018 में मेरे घर तक पहुँच गए 6 लोग। अच्छा, हाँ, AK-47 के साथ पहुँचे। मेरी किस्मत ही अच्छी थी कि वो मेरी जो कोठी किराए पर ले रखी थी, ये सब उतरे हैं लड़के 2018 में, वो गवाह है मेरे पास अभी भी। वो लड़का बाहरी गेट पर खड़ा था, एक अच्छा, हमारा ही लड़का, एक राजू है उसका नाम भी। तो ये जैसे उतरे हैं उसने देखा राजू ने, अरे हथियारों वाले, उन्हें आते ही पूछा काका कहाँ है। वो उसका दिमाग काम कर गया, हम अंदर हैं, गेट भी खुला हुआ है, अंदर तो गनमैन भी है, 47 भी हमारे पास। मगर हमारी 47 तो साइड में रखी हुई थी ना, अब पकड़ी थोड़ी हुई थी कि जेते गोली चला देंगे। और ये 6 जने एक गाड़ी में रहा, 5 फटाफट उतरे हैं गाड़ी से। उसने कहा काका, वो उसका दिमाग काम जैसे कर गया, वो कह रहा अभी तो गाड़ी मुड़ी है इधर को। ये फटाफट वापस हुए, चलो 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 उसके पीछे। वो उधर को गए, हमने अपनी कोठी को लगाया ताला, मैं फिर वहाँ से भाग के अब कहाँ जाऊँ, इधर उधर। पहले तो क्योंकि मेरे कपूरथला में ठिकाने बड़े हैं, मैं ऐसे छुपता रहा कुछ दिन। फिर मैं अपने कपूरथला में ही मैंने अपना एक रेस्टोरेंट खोला कि चलो रोटी पानी का कुछ जुगाड़ करेंगे। इधर उधर से भगवान ने दे दिए पैसे, चला दिया, रेस्टोरेंट चल पड़ा। और इधर मैं अपने घर चला गया, अपने फादर के पास। भी किसी को पता नहीं है कि मैं वहाँ हूँ, मैं अपने घर में चला गया। घर में रहा हूँ मैं 2-1 महीने, ये 2019 आ चुका था तब तक। जब वहाँ रहा हूँ तो एक दिन किस्मत मेरी बहुत तेज, आपको पता है, आप देख ही रहे हो, इसीलिए तो जिंदा बैठा हूँ मैं। बस वो किस्मत ही लगा लो कि मैं उधर रेस्टोरेंट था, मेरा मन आया कि चलो आज रेस्टोरेंट पर जाके आते हैं। गनमैन 2 थे मेरे साथ, मैं कहा चलो चलते हैं। हम रेस्टोरेंट पर पहुँचे हैं, ये समझ लो कि तब उग्रवादी मेरे घर से 1 किलोमीटर दूर भी नहीं होंगे जब आप निकले थे घर जब से। मैं निकला हूँ घर से। फिर ये आपके घर पे पहुंच गए? मेरे घर पहुंचे, मेरे फादर थे घर पे। हाँ। तब अब इन्होंने 2 ने वर्दियां डाली हुई थी, पुलिस की वर्दी? पुलिस की वर्दियां, 2 आतंकवादी, 2 आतंक वर्दी थे। हाँ। तो गाड़ी हमारे गली में गाड़ी इतनी आती नहीं, पीछे गाड़ी खड़ी की के आए होंगे ये। इन्होंने आते ही मतलब मेरे फादर को कहा, भाई हम लोग थाने से आए हैं, तो कहाँ है काका, कहाँ है। अब मेरे फादर तो खुद उस थाने में मुंशी रहे, सबको वो जानते ही हैं पुलिस वालों को। अब पुलिस वाले उनकी तो नकली पुलिस वालों को पहचाने नहीं, वो तो पहचान गए। उन्होंने कहा जी वो काका तो है नहीं यहाँ पर, बाहर गया हुआ है। बस वो निकले हैं तो मेरे फादर का फ़ोन आ गया, कह रहा काका बच ले, घर आ गए हैं वो। बस फिर क्या था, वो मैंने अपना रेस्टोरेंट जो था सारा कबाड़ी को बुलाया,
3-4 लाख रुपए लगाए थे। कबाड़ी को मतलब समझ लो सोफ़ा क्या, फ्रिज क्या, कुर्सियाँ, टेबल, हर चीज़ कबाड़ी को बेच के फिर मुझे भागना पड़ा। फिर मैंने अपना सारा छोड़-छाड़ के सिक्योरिटी भी छोड़ दी सारी वहाँ पर 2019 में। छोड़ के फिर मैं यहाँ दिल्ली आ गया, फिर भाग आया दिल्ली। दिल्ली आ गए, अब दिल्ली में एक मेरा फ्रेंड है, एक फेसबुक फ्रेंड ही है, उससे बात हुई, उसने मुझे यहाँ रहने के लिए फ्लैट दे दिया। फ्लैट दिया, फिर मैंने अपने इसको बोला डीसीपी को सिक्योरिटी के लिए दोबारा 2019 में, इन्होंने मुझे फिर सिक्योरिटी दे दी, वही एक ही आदमी। मतलब इतनी बार आपको बताया ना एक बार, मेरठ में भी क्या हुआ। मेरठ में भी मेरा कसूर तो थोड़ी था, पकड़ना तो किसी और का था पुलिस ने। मुझे लगता है कि आपके जो जेल की जो चीज़ें हैं, चाहे तिहाड़ की हो, मेरठ की हो, बॉम्बे की हो, ये जो जेल में आपका है ना, इसका एक अलग ही एपिसोड हम करेंगे, बिल्कुल, ये क्योंकि वो जेल इतना डायरी बड़ा है। हो जाएगा। ऑलरेडी आई थिंक 6-7 घंटे की हमारी हाँ। रिकॉर्डिंग हो चुकी है। हाँ, ये जेल डायरी मेरी तो अलग है बिल्कुल। भैया। पर मैं देखो आपके यहाँ चैनल के जरिए मैं गवर्नमेंट से यही बेनती करता हूँ, बेनती कर सकता हूँ कि भाई मेरे इतने लेटर हैं, कोई एक जांच तो बिठा दो। किसी ने घर से तो कुछ देना नहीं है ना, भाई मैं किसी को कह रहा हूँ कि तू मुझे दे दे, एक जांच बिठा दो कम से कम। मेरी पिटीशनें पड़ी हुई हैं, ऑर्डर पड़े हुए हैं, मेरी एप्लीकेशन इतनी पड़ी हुई है। डीजीपी, मैंने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को भी लेटर लिखा, वो लेटर उन्होंने चीफ सेक्रेटरी पंजाब को मार्क किया, वो चीफ सेक्रेटरी ने डीजीपी पंजाब को मार्क किया। वो डीजीपी उसने कुछ नहीं किया, वो बदल गया। ये दूसरे डीजीपी सुरेश अरोड़ा आए, इनको एप्लीकेशन दी, 2018 से 7 साल हो गए, वो भी वहाँ पेंडिंग पड़ी हुई है। अब तो मैंने लिखना ही छोड़ दिया। अब तो बस ये मीडिया का थोड़ा लगा कि यार ये शायद मेरी को मदद कर दें, इसलिए मैं आपके पास आया हूँ। या आप भी गवर्नमेंट को अपील करिए कि भाई देखो कुछ, और कुछ गलत किया है तो सज़ा दे दो। नहीं, मुझे लगता है कि आपकी ज़िंदगी जो है वो कितनी अनोखी है। बिल्कुल और अनोखी है। मतलब इतने अटेम्प्ट होने के बाद भी आप बच रहे हो, ये भगवान की वजह से है। बिल्कुल। अगर सरकार के ऊपर होता केवल, हाँ, तो अब तक 25 बार आप मारे जा चुके होते। बिल्कुल सही बात है। और मेरी भी अपील है, और मैं चाहूँगा कि सब लोग जो इस प्रोग्राम को जिन्होंने देखा है, इस कॉन्वर्सेशन को जिन्होंने देखा है, आपको भी पता है हम आपसे बहुत महीनों से, साल से ऊपर 2 साल हो गए आपके पीछे पड़े हुए थे कि भाई ये इंटरव्यू हमको करना है, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है कि ये जो पूरी कहानी है, मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसा करेक्टर होगा जो 1980s से आज तक जो इतना रेलिवेंट है, जो इतना पूरी चीज़ों से जुड़ा हुआ है, इतनी घटनाओं से जुड़ा हुआ है, और जितने इतना बड़ा रोल प्ले किया है इस मिलिटेंसी के फेज़ को ख़त्म करने में पंजाब में, और उसको दशकों से वो भाग रहा है। मतलब जिससे टेररिस्ट डरते थे एक टाइम पे, अब उसकी ज़िंदगी, क्योंकि अब उसने शस्त्र छोड़ दिए, तो अब वो उसको ये सब देखने को मिल रहा है कि लोग उसके पीछे पड़े हुए हैं, उसकी जान के पीछे पड़े हुए हैं, और छुप के रहना भी पड़ रहा है। और अभी तो आप काफ़ी बुजुर्ग हो गए हो, तो अब वो शस्त्र तो उठा नहीं सकते, तो कम से कम एक अपनी स्टोरी आपने जो सुनाने का प्रयास किया है, मैं उसके लिए धन्यवाद देना चाहूँगा आपका। और मेरी ये इच्छा है कि आपकी स्टोरी सुनने के बाद, और आपके जो बुक है वो आपने जो लिखी है, आपने जो सारे फैक्ट्स उसमें डाले हैं अपनी स्टोरी के, वो भी एक पार्टी हमने पढ़ पाया हूँ, पर वो भी एक पूरी किताब बननी चाहिए, आपके ऊपर मूवी बननी चाहिए, आपके ऊपर वेब सीरीज़ बननी चाहिए। थैंक्स। और मुझे ये कम से कम मैं विनती कर सकता हूँ कि भाई जो भी मीडिया में है या जो भी फिल्म जगत में है, जो इतने सारे टीवी सीरीज़ बना रहे हैं हिस्टोरिकल इवेंट्स के ऊपर, वो आपकी स्टोरी में इतनी कहानियाँ हैं जो सारी लिंक करती हैं 80s से लेके आज तक जो पंजाब में हुआ है, वो आपकी एक लाइफ स्टोरी में वो पूरा कवर हो सकता है, और सच्चाई के साथ इस देश को बताया जा सकता है कि क्या हुआ, क्यों हुआ, और उसके पीछे क्या कारण थे। और अगर हम आज भी, अगर हम जागे नहीं, तो वो फिर से दोहराया जाएगा, और फिर कोई खड़ा नहीं होगा, क्योंकि उनको पता है कि आपके साथ जो हुआ, जिसने टेररिस्ट के खिलाफ लड़ने की कोशिश की, उसके साथ क्या हो रहा है, उसके जब उसको ज़रूरत है, जब उसका बुजुर्ग वो हो चुका है, जब उसको ज़रूरत है कि उसकी कोई रक्षा करे, तो कोई खड़ा होने वाला नहीं है।
तो जिस देश के लिए आपने अपनी जवानी, एक तरीके से कहूँगा कि पूरी गवा दी आपने, मैं सोच भी नहीं सकता कि आपके बच्चे, आपकी पत्नी, उनकी तो कहानी हमने सुनी ही नहीं। वो कैसे जिए हैं इस 30 सालों में, 35 सालों में? वो डर रहे हैं अभी भी, वो कितनी डर बार रहे फोन हैं। करके आप पूछते कितने हैं। कितने महीनों तक गायब रहना पड़ता है आपके साथ, उनको भी घर बदलने पड़ते हैं। उनका उनका मैं अकेलापन नहीं सोच पा रहा हूँ। जो जिंदगी आप लोगों ने जी है और जो अभी भी जीने के लिए मजबूर हो, तो मैं मतलब सरकार से यही अपील करूंगा कि कम से कम कोई तो है, कोई तो होगा इस देश में जो, जिसके पास पावर है, जो इस कहानी को सुनने की कम से कम हिम्मत करे और आपको जो सुरक्षा चाहिए उतनी सुरक्षा दे। ये एक रक्षक देने से काम नहीं चलेगा, उसकी भी जान जाएगी जैसा आपने कहा। तो मैं भी ये उम्मीद करता हूँ कि इस इंटरव्यू के बाद एटलीस्ट कोई तो है, कोई तो होगा इस देश में जो हमारी ऑडियंस में होगा, जिसके पास कुछ पावर होगी आपको सुरक्षा देने की। क्योंकि आपने इस देश को के लिए बहुत कुछ किया है। मतलब वो कंट्रीब्यूशन, हम आज पहली बार शायद इतने खुल के वो चीज़ें सामने आई हैं, और इस पे बहुत कुछ होना चाहिए, किताब लिखनी चाहिए, मूवी बननी चाहिए। बट आपने इस देश के लिए बहुत कुछ किया है, और अब इस देश की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो भी आपके लिए कुछ करे। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा, और ये रिक्वेस्ट करूँगा कि कोई ये आपकी जो चीज़ें हैं इनको, इस पे ध्यान दे और इस पे कार्रवाई करे। सर, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। मैं समाज को भी एक बात कहना चाहता हूँ कि भाई, मरने के बाद मोमबत्तियाँ मत जगाना। बिल्कुल, उसका कोई फ़ायदा नहीं। कोई फ़ायदा नहीं। अब जिंदा हूँ मैं, 13 साल बाद घर गया हूँ अपने बच्चों के पास, और मुझे घर जाकर उनका थोड़े दिन रहा हूँ तो दुख मुझे पता लगा। थोड़े देर रहने के बाद कह रहे, यार इनका मैंने कितना नुकसान कर दिया। देश के लिए, समाज के लिए तो मैं हमेशा ही खड़ा था, बच्चों के लिए नहीं खड़ा था। आज भी वो कितने मैसेज आ चुके हैं, कहाँ हो, कब आओगे, क्या हो रहा है, सेफ हो। सुबह से लेकर शाम तक 20 बार पूछते हैं। चलो भगवान मालिक है, वो नहीं है। ये जो अथरू है ना मेरे, ये वो डर वाले नहीं है। ये उनका देख के उनका दुख जो है वो महसूस होता है, क्योंकि मेरे ही तो बच्चे हैं। वही तो मैं कह रहा हूँ ना, मैं तो सोच भी नहीं सकता कि जिस तरीके से उन्होंने जीवन जिया है, ये तो सोचा भी नहीं जा सकता। उन्होंने बहुत दुख झेले मेरे लिए। अब वो अकेले रहते थे, वही बताती है, वे लोग बातें करते थे, देखो ये माँ बेटी के अकेले रहती है ही नहीं कोई इनका। वो रोती थी बेचारी, अब मैं क्या करता। और आज भी किस तरीके का जीवन है, अब मतलब भी तो छुप छुप जहाँ के रह रहे रहना। हैं, अब भी हम जहाँ रह रहे हैं कोई नहीं हमें जानता, जान भी नहीं सकते, नहीं तो किसी खतरा, को पता ही नहीं खतरा नाम, है किसी को बताते हैं आपके कि हम जीवन कौन पे। हैं। अब ये जो चेहरा है, वैसे तो आपको पता है मैं डरता वरता नहीं हूँ, मगर जब मैं घर से अलग रहता था ना बच्चों से, तब तो मैंने फेसबुक पे अपना लाइव बोला हुआ हूँ। मगर आज जिस जगह पर रहता हूँ, जिस कॉलोनी में रहता हूँ, वहाँ कोई नहीं मुझे जानता। अगर आज मैं अपना फेस खोल दूँगा ना, तो सुबह ही घर बदलना पड़ेगा, भागना पड़ेगा, बच्चों को भी भागना पड़ेगा, मुझे भागना पड़ेगा। अब जो है, आपको पता दुनिया कितनी फास्ट है, खबरें आती हैं, खबरें जाती हैं, ऐसे पुरानी खबरें हो गई हैं, और मैं किसी को मिलता ही नहीं हूँ। जहाँ मैं रहता हूँ, जिस शहर में, मुझे कोई नहीं जानता है। तो इसलिए ये फेस छुपा रहा हूँ कि भाई अब नए सिरे से उनको फिर ना भागना पड़े। ज़िंदगी मौत तो भगवान के हाथ में है, वो जब होगी तब देखा जाएगा। पर फिर भी फ़र्ज तो बनता है ना, सरकार का बनता है, बिल्कुल। और समाज है जो, अगर मैंने कुछ गलत किया है तो मैं तो हाजिर हूँ, मैंने तो लिख के दे दिया सब। बिल्कुल, यहाँ मीडिया में भी बोल दिया, और सबको रेडियो पर भी बोला, सब जगह बोला ही है मैंने, कोई झूठ तो बोला ही नहीं है। नहीं सर, आई होप कि सरकार में कोई सुनेगा आपकी बात। होम मिनिस्ट्री से मेरी अपील है, पीएमओ में कोई है तो उनसे अपील है कि कुछ तो करिए प्लीज़। जांच कर लो ना, हम तो यही कह रहे हैं कि एक जांच बिठा दो। कोई मैं ये लेटर डीसीपी को, सीपी को, डीजीपी को, प्रेसिडेंट को, अब और तो था नहीं,
अब रही बात बंदूक उठाने की, अब बंदूक का वक्त नहीं है ना, मगर कलम तो मैंने छोड़ी नहीं। मैं 2007 से 25 साल हो गए, 18 साल हो गए समझ लो। मैं लिखने से तो बाज आया ही नहीं हूँ ना। मैं लिखता हूँ उनके खिलाफ, बोलता हूँ अभी भी रेडियो पर। आप कह रहे थे, मैं कितनी देर से कह रहे हो इंटरव्यू के लिए, मैं क्यों नहीं बोल रहा था कि यार बच्चे परेशान हो जाएंगे। पहले बड़ी मुश्किल से वो, मैं घर पे हूँ ना, वो इसी से खुश है। मगर अब हालात ऐसे हो गए कि वो मेरा पीछा छोड़ नहीं रहे। इसलिए फिर मुझे दोबारा आपका सहारा लेने के लिए मीडिया में, वो चंडीगढ़ में मैं एक मीडिया वाले से मिला था, उसने भी प्रोग्राम बनाए, उसका कोई असर नहीं हुआ। फिर आपका भी ध्यान आया कि आप भी, मैं कहा चलो आपसे भी मिलता हूँ कि कोई ना कोई रास्ता शायद बन जाए। बिल्कुल मेरा तो हक बनता है ना सुरक्षा का। बिल्कुल। मेरा भी कोई एड्रेस होना चाहिए। मेरा तो कोई एड्रेस ही नहीं इतने सालों से। जो एड्रेस था वो तो बिक गया सारा कुछ। दुख नहीं है इस बात का, मगर अब मुझे चाहिए तो सही ना। अब मैं 63 साल की मेरी उम्र हो गई है। मेरा भी सरकार का फ़र्ज बनता है कि मेरा भी कोई घर एड्रेस दे कि भाई ये यहाँ रहता है। ये मतलब कितने दुख की बात है कि जो उस समय के खड़कू थे, जो उस समय के टेररिस्ट थे, वो सब रिहेबिलिटेट हो गए। वो जो आज भी खालिस्तानी है, उनको भी, वो भी शान से जी रहे हैं अपने अपने घरों में, बिल्कुल, उनको अपने कोई घर डर नहीं है। लेकिन जो उस आतंकवाद के फेज में सबसे ज़्यादा खड़ा रहा देश के साथ, उसको सबसे ज़्यादा बड़ा खतरा हो रहा है। तो ये मुझे लगता है कि एक समाज के सामने भी बहुत बड़ा प्रश्न है कि हम क्या कर रहे हैं, किस दिशा में जा रहे हैं और कैसा समाज हम क्रिएट कर रहे हैं। तो मैं फिर से वही रिक्वेस्ट करूंगा कि सरकार में कोई सुने और आपको जो सुरक्षा है जितनी मिलनी चाहिए उतनी प्रदान करे। सर थैंक यू सो मच, आपने इतना समय दिया। मुझे लगता है कि अभी बहुत सारी कहानियां हैं जो हमको बतानी हैं और हम बताएंगे, बट एक शुरुआत है ये। सो थैंक यू सो मच, आपने इतना समय। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपके व्यूअर्स का, सबका। बाकी जो कहना था आपने भी कह दिया है, जो मैंने कहना था मैंने भी कह दिया है। ज़िंदगी रही तो फिर कभी मौका मिला तो ज़रूर मिलेंगे आपसे। जी धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू।